इन द एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज, जहां पर हम लोग अब बात करने वाले हैं। यूनिट का नाम है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर एंड चैप्टर का नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। कोई माइक्रोब मेरे सामने अगर बैठा हो मेरी स्किन के ऊपर, मैं उसे फिलहाल नहीं देख सकता अपनी आंखों से, सिर्फ क्योंकि मेरी आंखों का जो मैग्निफिकेशन पावर है वो इतना ज्यादा नहीं है। ऐसा सा आपका वायरस है, इसका नाम क्या है? एडिनो वायरस। और ये एडिनो वायरस क्या कॉज करता है? इट कॉज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, रेस्पिरेशन से संबंधित इन्फेक्शन ये कॉज करता है। और ये जो ब्लड वेसल है इसका रास्ता कम हो गया है। पहले ब्लड आपका खुला खुला घूम रहा था, अब ये जो ब्लड है बहुत ही कम इलाके में आपका घूम पाएगा, टहल पाएगा। तो मेरे दोस्त, हमें इस क्लॉट को क्या करना है? बस्ट करना है कुछ भी करके। सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा एंड मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से चैनल कंपटीशन वाला पे, इन द एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज, जहां पर हम लोग अब बात करने वाले हैं एक छोटी सी यूनिट की, जिस यूनिट में बॉटनी का सिर्फ एक ही चैप्टर है। यूनिट का नाम है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर एंड चैप्टर का नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसकी आज हम स्टडी कर रहे होंगे। जेनेटिक्स जो है हम माइक्रोब्स एंड इकोलॉजी के बाद पढ़ रहे होंगे, क्योंकि थोड़े बड़े बड़े चैप्टर्स हैं तो आपको भी बीच में गैप मिलेगा। तो जिन भी बच्चों का बैकलॉग है, या अगर आपका थोड़ा बहुत बैकलॉग चल रहा है, या आपने अभी तक अगर शीट्स को सॉल्व नहीं किया है, कुछ क्वेश्चंस को अगर सॉल्व नहीं किया है, तो आपको भी थोड़ा बहुत टाइम मिल जाएगा। इसीलिए मैंने बीच में जानबूझकर कुछ छोटे चैप्टर्स उठा लिए हैं। तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर इज वन ऑफ द मोस्ट स्मॉलेस्ट चैप्टर गिवन इन एनसीईआरटी। कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनकी लेंथ बहुत छोटी है, जैसे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आप कभी भी फ्री टाइम में भी देख सकते हैं। तो अगर आपके पास आज कोई और जरूरी काम है तो आप आराम से उसको निपटा लीजिए। मुश्किल से 1.5-2 घंटे की वीडियो होने वाली है, जहां पर माइक्रोब्स के एक एक कॉन्सेप्ट को आपके सामने खोलकर रख दिया जाएगा। ज्यादातर चीजें क्या है? नाम ही है। आपने कुछ नाम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में पढ़े होंगे, कुछ नाम आपने अलग अलग जगह बॉटनी जूलॉजी में पढ़े होंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़े होंगे। वही सारे नाम जो है आपके यहां पर वापस आ रहे होते हैं और आपको उन्हीं नामों को रिपीट करना होता है, दोहराना होता है और कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखने होते हैं, जैसे कि द बायोगैस प्लांट एज वेल एज द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिसे हम एसटीपी भी कहते हैं। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जिनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो अगेन, जैसा कि हम लोग हर लेक्चर की शुरुआत में क्वेश्चन देते हैं, मेरे दोस्त आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आपको ये जो लेक्चर नोट्स हैं ये पीडब्ल्यू ऐप पर एज वेल एज मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप बैच में पढ़ते हैं, किसी भी बैच में पढ़ते हैं, किसी भी टीचर से पढ़ते हैं, तो आप अपने बैच नोट्स को भी रिवाइज कर सकते हैं। सिंस एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन ही हमारी सीरीज का नाम है, तो एनसीईआरटी आपको पढ़ाई जाएगी, तो एक बार एनसीईआरटी की भी आप रीडिंग कर लीजिएगा। अगर नोट्स नहीं है आपके पास किसी प्रकार के, तो यह हमारी खुद की स्वयं की किताब है जिसका नाम है बॉटनी मेड इजी। उसमें मेरे ही हाथ से बनाए हुए नोट्स हैं। आप चाहें तो इन नोट्स को 3-4 बार रिवाइज कर सकते हैं और आपका पूरा का पूरा पेपर यहां से आराम से आपको देखने को मिल जाएगा नीट एग्जामिनेशन के अंदर। तो यहां पर हमारा जो मेन प्रोटोगेटिव है, जो हमारा मेन मोटो है इन दिस सेशन, इज टू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स। कोई बात आपको अलग लगे, कोई बात आपको नहीं लगे, कोई बात आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए, या कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो मैं आपको दूं उसे आप नोट कर सकते हैं छोटी छोटी चिट्स में और अपनी एनसीईआरटी में या मेडिजी में चिपका सकते हैं। बाकी आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। कोशिश करिएगा कि आप अपनी पेस पर, अपनी स्पीड पर चीजों को सुनते हुए चले मेरे दोस्त, राइट? तो टेलीग्राम चैनल जो है उसका क्यूआर शायद मैं लगाना भूल गया हूं, तो टेलीग्राम चैनल जो है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है वीपू सर के जारविस, और सीधा सीधा आप लोग पीडब्ल्यू ऐप पर भी जा सकते हैं, एज वेल एज आप वहां पर भी हमारे नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा पीडब्ल्यू एप्लीकेशन का। आइए मेरे बंधु, सीधा सीधा शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। सबसे पहले खोपड़ी पर लगाते हैं सरसों का तेल और घुस जाते हैं इस चैप्टर के नाम में। चैप्टर का नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स क्या होते हैं, पहले इस शब्द को ब्रेक डाउन किया जाए। माइक्रोब्स में एक शब्द आ रहा है माइक्रो। माइक्रो मतलब बहुत माइन्यूट, बहुत छोटे साइज के ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका साइज इतना छोटा है कि आप उन्हें नेकेड आंखों से देख नहीं सकते। मेरे सामने अगर कोई माइक्रोब अभी बैठा हो, मेरे टेबल पे कोई माइक्रोब मेरे सामने अगर बैठा हो मेरी स्किन के ऊपर, मैं उसे फिलहाल नहीं देख सकता अपनी आंखों से, सिर्फ क्योंकि मेरी आंखों का जो मैग्निफिकेशन पावर है वो इतना ज्यादा नहीं है। आई नीड टू हैव अ डिवाइस जिसका नाम होता है माइक्रोस्कोप, जिसे बनाया ही गया था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए। जब मैं उस माइक्रोस्कोप के थ्रू किसी ऑर्गेनिज्म को देखता हूं, माइक्रोब को देखता हूं, तभी मुझे वो नजर आ पाएगा। क्योंकि माइक्रोस्कोप्स में लेंसेज लगे होते हैं जो कि किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साइज को बढ़ा देते हैं, तो माइक्रोब के साइज को भी बढ़ा देंगे, वो आपको विजिबल हो जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जिनका साइज बहुत ही माइन्यूट है, माइक्रोमीटर्स में है, उन्हें हम माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा करते हैं। और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको यूजुअली हर किंगडम में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं किंगडम मोनेरा की बात करता हूं तो बैक्टीरिया वगैरह माइक्रोब्स हैं, क्योंकि यूनिसेलुलर है।
अगर मैं किंगडम प्रोटिस्टा की बात करता हूं तो किंगडम प्रोटिस्टा में भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो यूनिसेलुलर है तो वो भी माइक्रोब्स हो सकते हैं। अगर मैं किंगडम फंगस की बात करूं तो फंगस में आपके ईस्ट पाए जाते हैं, वो भी यूनिसेलुलर हैं, वो भी आपके माइन्यूट होते हैं। अगर मैं प्लांट की बात करूं तो प्लांट में भी आपके यूनिसेलुलर कुछ एक जो प्लांट्स हैं, क्लोरेला है, क्लेमाइडोमोनास है, अगर आप एक क्लोरेला को लोगे, एक क्लेमाइडोमोनास को लोगे तो आपको यूजुअली नहीं दिखाई देंगे नेकेड आई से। और अगर आप एनिमल किंगडम की बात करते हैं तो एनिमल किंगडम में भी कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, कुछ ऐसे वॉर्म्स हैं जिनकी लाइफ स्टेजेस, कुछ स्पेसिफिक लाइफ स्टेजेस इतनी छोटी साइज की होती हैं कि आप उन्हें ठीक से नहीं देख पाते। दो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर किंगडम में कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं, और यूजुअली ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको हम लोग बहुत बुरी नजर से देखते हैं कि भाई ये जो बैक्टीरिया है, जो फंगस है, बीमारी फैलाते हैं हमारे अंदर, ये कोई अच्छे ऑर्गेनिजम्स नहीं है। लेकिन आज हम इनकी अच्छाई की बात करने वाले हैं, इसीलिए हम चैप्टर का नाम लेकर बैठे हैं यहां पर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ऐसी कई चीजें हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो हम डेली लाइफ में यूज कर रहे होते हैं, वो सारी चीजें कहां से आई हैं? माइक्रोब्स से आई हैं। कई ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो माइक्रोब्स के कंधे पे खड़ी हैं। अगर माइक्रोब्स ना होते तो कई इंडस्ट्री आज तक बर्बाद हो चुकी होती। तो हम माइक्रोब्स की हमेशा बुरी बातें करते हैं कि ये बीमारी फैलाते हैं, आपकी बॉडी में इंफेक्शंस कॉज करते हैं, आपकी जान भी ले सकते हैं, लेकिन कभी भी हम इनकी तारीफ नहीं करते। ये अलग से चैप्टर बनाया गया है जहां हम माइक्रोब्स की सिर्फ और सिर्फ तारीफ करेंगे कि हाँ भैया ये भी बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं। इनके अच्छे कामों की व्याख्या जो है हम यहां पर इस चैप्टर में करने वाले हैं। सो माइक्रोब्स आर मेजर कंपोनेंट ऑफ अ बायोलॉजिकल सिस्टम, क्योंकि मेरे भाई जैसा मैंने बताया, दे आर इंक्लूडेड इन ऑल 5 किंगडम्स। भाई बायोलॉजिकल सिस्टम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें हमने 5 किंगडम में तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, और इन पांचों की पांचों किंगडम में ही आपको कोई ना कोई माइक्रोब दिख जाता है। तो जाहिर सी बात है, दे आर मेजर सिस्टम्स ऑफ बायोलॉजिकल, दे आर मेजर पार्ट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम, है ना, क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी किंगडम में आपको कोई ना कोई माइक्रोब दिख ही जाएगा। माइक्रोब्स आर कॉस्मोपॉलिटन, ये शब्द जो है हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में पढ़ते हैं जब हम जनरल डिस्कशन कर रहे होते हैं बैक्टीरिया की, जब हम जनरल डिस्कशन कर रहे होते हैं किंगडम मोनेरा की। यही सेम बात हमने फंगस के लिए भी कही थी कि दे आर कॉस्मोपॉलिटन, ऑलमोस्ट हर जगह पर पाए जाते हैं, पानी में भी पाए जाते हैं, सॉइल में भी पाए जाते हैं, लैंड पे भी पाए जाते हैं, आपके शरीर पे भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं, आपके शरीर के अंदर भी, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी बैक्टीरिया बैठे हुए हैं जो आपके खाने को पचाने में हेल्प करते हैं। हर जगह ये देखने को मिल सकते हैं। सो दे आर कॉस्मोपॉलिटन। और नॉर्मल जगह पे तो मिलेंगे ही, एक्सट्रीम जगह पे भी देखने को मिल सकते हैं। इन्हें एक्सट्रीमोफाइल हम कहते हैं। एक्सट्रीमो यानी एक्सट्रीम कंडीशन, यानी हार्श कंडीशन, फाइल का मतलब है फिलिक यानी प्यार करने वाले। ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशंस को प्यार करते हैं, जैसे आपने चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ा था, थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो यानी हाई टेम्परेचर पे पाए जाने वाले, एसिडो यानी हाई एसिडिक कंडीशन में यानी लो पीएच पे पाए जाने वाले, हेलोफाइल्स हाई सॉल्ट कंडीशन में पाए जाने वाले, बैरोफाइल्स हाई प्रेशर पे पाए जाने वाले, मिथेनोजेंस मीथेन जनरेट करने वाले। ये सारे के सारे जो आपके माइक्रोब्स हैं किसी ना किसी हार्श कंडीशन में पाए जाते हैं। तो ये जो एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं यूजुअली क्या होते हैं? खतरों के खिलाड़ी होते हैं। इन्हें हम आर्की बैक्टीरिया कहते हैं। आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है यू बैक्टीरिया से डिफरेंट थी, ये ज्यादा रेजिस्टेंट होती है, एंड देयरफॉर इसीलिए आपका आर्की बैक्टीरिया जो है ये अलग अलग अड़ंग सड़ंग जगहों पर पाया जाता है। हार्श कंडीशंस में, हार्श इलाकों में आपका देखने को मिल सकता है। माइक्रोब्स आर वेरी डाइवर्स, जैसा मैंने आपको बताया कि मेरे भाई ये पांचों की पांचों किंगडम में पाया जा सकता है, तो बहुत डाइवर्स है। इट बिलोंग्स टू ऑल डिफरेंट किंगडम्स। नोट अगर आप करें तो बैक्टीरिया एंड फंगस आर माइक्रोस्कोपिक बट देयर कॉलोनीज आर विजिबल। अगर मैं आपको कहूं कि एक बैक्टीरिया को क्या आप देख सकते हैं नेकेड आंखों से? नहीं देख सकते, लेकिन समझ लीजिए ये आपकी कल्चर प्लेट है। मैं कह रहा हूं ये आपकी कल्चर प्लेट है। कल्चर प्लेट बोले तो गुरुजी, कल्चर प्लेट बोले तो एक ऐसी प्लेट जिस पे आप बैक्टीरिया उगाते हो। तो ये जो कल्चर प्लेट है इस पे बैक्टीरिया की कॉलोनीज मुझे देखने को मिल रही हैं। इस पे बैक्टीरिया की कॉलोनीज मुझे देखने को मिल रही हैं। और एक कॉलोनी में कितने बैक्टीरिया होते हैं ये आप पहले से जानते हैं? नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूं। ये क्या है? बैक्टीरियल कॉलोनी है। और एक कॉलोनी में 10⁻⁶ to 10⁻�7 बैक्टीरिया आपको देखने को मिलते हैं। अर्थात मेरे बंधु, मैंने आपको यहां पर बताया कि बैक्टीरिया की जो संख्या है यह आपकी 1 मिलियन से 10 मिलियन हो सकती है। यानी आप कह सकते हैं कि बैक्टीरिया की संख्या आपकी 10 लाख से 1 करोड़ हो सकती है। इतने सारे बैक्टीरिया आपको देखने को मिलते हैं एक ही कॉलोनी में। तो ये कॉलोनी में जब 1 करोड़ बैक्टीरिया इकट्ठे होकर के बैठ जाते हैं, ये विजिबल होते हैं। अगर मैं कहूं कि क्या एक अकेले बैक्टीरिया को आप कभी देख सकते हो? नहीं देख सकते नेकेड आंखों से, आपकी आंखों की उतनी क्षमता है ही नहीं। यहां पर एक वायरस का नाम है, इस चैप्टर में एनसीईआरटी में डायग्राम भी बना हुआ है कुछ ऐसा सा आपका।
वायरस है, इसका नाम क्या है? एडिनो वायरस। और ये एडिनो वायरस क्या कॉज करता है? इट कॉज रेस्पिरेटरी इंफेक्शंस, रेस्पिरेशन से संबंधित इंफेक्शन ये कॉज करता है। सिर्फ लिगैंड में इसका नाम दिया हुआ है, एनसीईआरटी में कहीं और नाम नहीं है, थ्योरी में नाम नहीं है। जो डायग्राम के नीचे लिगैंड इंफॉर्मेशन दी होती है सिर्फ वही नाम दिया हुआ है कि एडिनो वायरस जो है रेस्पिरेटरी इंफेक्शन कॉज करता है। और टोबैको मोज़ेक वायरस की जो शेप है ये रॉड शेप बताई गई है। गुरुजी ये कैसे बताई गई है? भाई टोबैको मोज़ेक वायरस जो है चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने पढ़ा था, इसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल और इसके ऊपर लगे होते हैं कैप्सिड्स, छोटे छोटे प्रोटीन की यूनिट लगी होती है कैप्सिड, जो मिलकर के पूरा कोट बनाती हैं। तो ये कैप्सिड कुछ इस तरीके से लगी हुई है कि ये भाई बहुत ज्यादा मात्रा में आपकी बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है एंड आगे जाते 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 बहुत लंबा स्ट्रक्चर बना लेती है। ये बहुत लंबा स्ट्रक्चर बना लेती है एंड देयरफॉर हम लोगों ने क्या कहा कि ओवरऑल अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये लंबा हो जाएगा रॉड लाइक। टोबैको मोज़ेक वायरस का पूरा स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो इसकी लंबाई बहुत ज्यादा हो जाएगी, रॉड लाइक लंबाई आपकी यहां पर आपको देखने को मिलेगी। तो जो एडिनो वायरस है ये रेस्पिरेटरी इंफेक्शन कॉज करता है, जबकि आपका टोबैको मोज़ेक वायरस जो है उसमें आपके कैप्सोमेयर्स की संख्या जो होती है कितनी होती है? 2130 होती है। अगर आपको ध्यान हो तो, नहीं है तो मैं बता देता हूं, 2130 ऐसे कैप्सोमेयर्स होते हैं। तो सोच के देखिए 2000 से भी ज्यादा कैप्सोमेयर हैं और यहां आपने कितने लगाए हैं? 1 2 3 4 फिर 4 फिर 5 फिर 5। तो मेरे भाई ऐसे 2000 लगाओगे तो खूब लंबी सी आपकी रॉड बन जाएगी। तो टोबैको मोज़ेक वायरस जो है कैसा होता है? एक रॉड शेप वायरस आपको देखने को मिलता है। ये जनरल बातें थी जो कि आपने देखी अबाउट माइक्रोब्स। अब देखिए मेरे भाई हम यहां पर बात करने वाले हैं कि ये जो आपके माइक्रोब्स हैं ये आपके किस किस काम आ सकते हैं, ये हाउस होल्ड में किस किस काम आ सकते हैं, यानी घर में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो आप इस्तेमाल करते हो जो कि आपकी बैक्टीरिया से बनी है या किसी और माइक्रोब से बनी है, इस बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहली जो चीज है वो है दही। अगर आपको दूध से दही जमाना है तो आपको पहले क्या लगेगा? गुरुजी दही ही लगेगा। समझ लीजिए मेरे पास एक बर्तन है, उस बर्तन में मैं दही जमाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा? मेरे को 1 केजी दही जमाना है, तो मैं 1 लीटर दूध ले लूंगा और उसमें 1 चम्मच ऊपर से क्या डाल दूंगा? 2 चम्मच क्या डाल दूंगा? दही ही डाल दूंगा। तो ये जो दही है जो मैंने डाला है इसे मैं कहता हूं स्टार्टर, या मैं इसे कहता हूं इनोक्यूलम। स्टार्टर इसीलिए कहा क्योंकि दही जमने के प्रोसेस को स्टार्ट कर रहा है। तो दही जमने का प्रोसेस जब स्टार्ट होगा मेरे बंधु, जब दही जमने का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो उसके लिए कुछ बैक्टीरिया आकर के क्या करेंगे? जो दूध के प्रोटीन्स हैं इनको पार्शियली डाइजेस्ट करेंगे, कंप्लीटली नहीं, पार्शियली तोड़ेंगे और कोएगुलेट कर देंगे, यानी ये जो प्रोटीन पार्शियली डाइजेस्ट हो रहे हैं इनको पास पास ले आएंगे। पहले प्रोटीन दूर दूर पड़े हुए थे, अब पास पास आ जाएंगे तो प्रोटीन गाढ़े हो जाएंगे, पास पास आ चुके हैं, इनकी बॉन्डिंग टाइट हो चुकी है, तो इसीलिए दही कंपैरेटिवली गाढ़ा होता है दूध से। और आपने देखा होगा अभी सर्दी का टाइम चल रहा है तो मेरे भाई मम्मियां क्या करती हैं? मम्मी लोग जो है जिस बर्तन में दही जमा रही हैं उसको कपड़े से लपेटती हैं अच्छे तरीके से और उसे फिर आपका किचन का जो नीचे की अलमारी है ना, या स्लैब है, वहां पे रख देती हैं एकदम छुपा करके, क्योंकि बहुत कम तापमान में दही जमना मुश्किल होता है। गर्मियों में दही बहुत मस्त जम जाती है, सर्दियों में दही जमना इज मुश्किल। तो आपको दही जमाने के लिए प्रॉपर टेम्परेचर भी देना पड़ता है। जब आप थोड़ा गर्म तापमान देंगे तो अल्टीमेटली आपके जो बैक्टीरिया है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, ये बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करेंगे और लैक्टिक एसिड बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो जिस बैक्टीरिया से आपका दही जमता है इसे हम कहते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ऐसा कोई भी बैक्टीरिया जो लैक्टिक एसिड बना सके। सबसे कॉमन जो हम यूज करते हैं वो है लैक्टोबैसिलस। लैक्टो मतलब वही लैक्टिक एसिड बनाने वाला है ना, या लैक्टोज शुगर पे ग्रो करने वाला, दूध पे ग्रो करने वाला, एंड बैसिलस का मतलब होता है आपका बल्ला शेप यानी रॉड शेप। तो इसे हम लैक्टोबैसिलस कहते हैं। तो कर्ड प्रोडक्शन में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया यानी लैब की जरूरत पड़ती है। ऐसा कोई भी बैक्टीरिया जो लैक्टिक एसिड बना सके, फॉर एग्जांपल लैक्टोबैसिलस। तो जब आप दही जमाते हैं तो छोटा सा अमाउंट ऑफ कर्ड आप पहले ही ऐड करते हैं एज अ स्टार्टर और एज अ इनोक्यूलम, जिसमें पहले से ही मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया पाए जाते हैं। फिर ये जो मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है कोएगुलेट करेंगे एंड पार्शियली, कंप्लीटली नहीं, पार्शियली आधा डाइजेस्ट करेंगे मिल्क प्रोटीन को। तो मिल्क प्रोटीन जो है पास पास आ जाएंगे और दही आपका क्या बन जाएगा? गाढ़ा बन जाएगा। ये बात हमने देखी। अब दही जो है इसे नाश्ते में ज्यादा खाना चाहिए एज कंपेयर टू दूध। क्यों कहा जाता है गुरुजी ऐसा? क्योंकि दही जो है इसमें आपके जो प्रोटीन्स है, मिल्क प्रोटीन्स, ये पार्शियली डाइजेस्ट हो चुके हैं। अगर पहले से ही कोई चीज पार्शियली डाइजेस्ट हो चुकी है तो उसे कंप्लीट डाइजेस्ट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप चाहते हो कि दिन में अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपकी मेन जो एनर्जी है वो आपके काम पे खर्च हो, डाइजेशन पे खर्च ना हो। अगर आप दूध पीते हैं वो भी न्यूट्रिशियस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन फिर भी
अगर आप दूध पीते हैं तो उसको डाइजेस्ट करने में ज्यादा वक्त लगेगा, ज्यादा एनर्जी लगेगी। दही अगर आप खाते हैं तो आप कंपैरेटिवली थोड़ा लाइट फील करेंगे क्योंकि वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा और जल्दी जल्दी आपको एनर्जी दे रहा होगा। एंड मेरे दोस्त, ये दही जब जमता है तो इसमें विटामिन B12 यानी साइनोकोबालामिन की जो क्वांटिटी है ये भी बढ़ जाती है और ये आपके स्टमक में डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को भी चेक करता है, अर्थात आपके स्टमक में इंफेक्शंस नहीं होने देता, उसको रोकता है। तो दही अगर आप खाते हैं तो स्टमक रिलेटेड समस्याएं आपको कम होती हैं। तो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को भी ये चेक करता है, एज वेल एज विटामिन B12 की क्वांटिटी को भी ये बढ़ा रहा होता है। ये बात हमने देखी। तो पहली चीज हमने क्या बनाई, माइक्रोब से अपने घर में यूज होने वाली दही जमाई गुरुजी, दही बना ली। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या करी, ल्यूकोनोस्टॉक जो है या लैक्टोबैसिलस जो है, जो हमने ऊपर पढ़ा दही जमाने वाला, यही क्या करता है, डो बनाता है इडली और डोसे का। इडली और डोसा जब आप तैयार करते हैं, समझ लीजिए आप इडली और डोसा बना रहे हैं तो आपने चावल को क्या किया, आपने चावल को ग्राइंडर में पीस लिया। तो उसका जो डो होता है जो आपने तैयार किया है ये पीस के मिक्सी में, है ना, ये थोड़ा फूला फूला सा लगता है, इसमें कुछ बबल्स निकल रहे होते हैं। बबल्स किसके होते हैं, CO2 के होते हैं। तो यहां पर क्या होता है मेरे दोस्त, यहां पर बेसिकली आपका ल्यूकोनोस्टॉक और लैक्टोबैसिलस जो है इडली डोसे का डो बनाते हैं। जो इडली डोसा बनाने के लिए घोल तैयार हुआ है उसको अच्छे से फर्मेंट करने में हेल्प करते हैं। बेकर्स ईस्ट और ब्रीवर्स ईस्ट आपका एकदम सेम है। ब्रेकर्स ईस्ट और ब्रीवर्स ईस्ट आपका एकदम सेम है। बेकर्स मतलब बेकरी में काम करने वाला यानी ब्रेड बनाने वाला, ब्रीवर्स मतलब ब्रीवरी इंडस्ट्री में काम करने वाला यानी शराब की भट्टी पे काम करने वाला यानी शराब बनाने वाला। तो ब्रेड बनाने वाला और शराब बनाने वाला ईस्ट एकदम सेम है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं सैकेरोमाइसिस। सैकेरोमाइसिस सर्वाइसी इसे कहा जाता है और ये आपका बेकर्स या ब्रीवर्स ईस्ट कहलाता है। ये ब्रेड बनाता है, दिन में ब्रेड बनाता है, रात को शराब की भट्टी पे जाके शराब बनाने लगता है। गंगाधर ही शक्तिमान है मेरे दोस्त, गंगाधर भी है, शरीफ आदमी भी है और मेरे भाई शराब की भट्टी पे भी काम करता है। दोनों काम ये कर रहा होता है, करेक्ट। तो ये जो है ईस्ट, ये आपका ब्रेड बनाने का काम करेगा, ब्रेड का डो बनाएगा। और इडली डोसे का डो कौन बनाता है, बैक्टीरिया। क्योंकि देखिए यहां ल्यूकोनोस्टॉक, बैक्टीरिया का नाम आ रहा है, नोस्टॉक, एनाबीना नोस्टॉक, है ना, वहां से याद कर सकते हैं। वो भी क्या थे, साइनोबैक्टीरिया था ना नोस्टॉक। लैक्टोबैसिलस रॉड शेप बैक्टीरिया। तो कोई पूछे इडली डोसे के डो में और आपका बेकरी में जो आप ब्रेड बना रहे हैं उसके डो में क्या फर्क है। ब्रेड वाला डो जो है वो ईस्ट ने फर्मेंट किया है, जबकि आपका इडली डोसे का जो डो है ये आपका किसने फर्मेंट किया है, ये आपका बैक्टीरिया ने फर्मेंट किया है। और जब भी कोई डो है अगर उसकी पफ्ड अप अपीयरेंस दिखाई दे रही है, फूला फूला वो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब उसमें CO2 बना है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हुई है। क्योंकि अगर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगी, समझ लीजिए 3 कार्बन का आपका पाइरुवेट होता है और 3 कार्बन का ही लैक्टिक एसिड होता है, तो CO2 निकलने की जगह ही नहीं है। लेकिन 3 कार्बन का अगर आपका पाइरुवेट है और इससे अल्कोहल बनी है 2 कार्बन की, तो 1 कार्बन का CO2 यहां निकल जाएगा ना। तो CO2 कहां निकलता है, सिर्फ और सिर्फ तब जब अल्कोहल वाली फर्मेंटेशन हो रही होती है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन नहीं। तो आप यहां पर लिख सकते हैं पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डो इज ड्यू टू CO2 गैस, यानी यहां पे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो रही होगी। फिर आपको क्या देखने को मिलती है, एक और चीज, ताड़ी। ये ट्रेडिशनल ड्रिंक है आपकी साउथ इंडिया की। ताड़ी जो है, टॉडी जो है, ये आपके पाम सैप को फर्मेंट करने से बनती है ना। पाम ट्रीज होते हैं बड़े बड़े, आपका कोई खजूर का पेड़ है, कोई और बड़ा पेड़ है ना, नारियल का पेड़ है, इन सब पेड़ों से बेसिकली सैप निकलता है ना, सोल्यूशन निकलता है, एक स्वीट सा सोल्यूशन निकलता है। उसको हम लोग इकट्ठा करते हैं, उसको हम लोग फर्मेंट करते हैं कई टाइम तक और उससे आपकी ताड़ी तैयार होती है। चीज जो है ये एक ओल्डेस्ट फूड आइटम है जो कि आपका माइक्रोब द्वारा तैयार किया गया। तो अलग अलग चीज का अलग अलग टेक्सचर होता है, दिखाई अलग देते हैं, खाने में इनका टेस्ट अलग होता है, एज वेल एज मेरे दोस्त इनका कैरेक्टरिस्टिक एरोमा भी होता है, इनकी खुशबू भी अलग अलग हो सकती है। जैसे अगर मैं बात करूं स्विस चीज की, तो स्विस चीज आपको मैं गिफ्ट करूंगा जब आप सिलेक्ट हो जाओगे, तो जब आप मुझसे मिलोगे, तो स्विस चीज जो है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी ने बनाया। प्रोपियोनी बैक्टीरियम यानी बैक्टीरिया ने बनाए हैं। तो इसमें बड़े बड़े होल्स होते हैं ड्यू टू CO2, सेम रीजन है आपका अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो CO2 के बड़े बड़े होल्स होते हैं इसमें। टॉम एंड जेरी में जिस चीज के पीछे मारकाट मची हुई होती थी ना, जिसमें छेद होते थे, वो है आपका स्विस चीज, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी ने बनाया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, रॉक्यूफोर्ट चीज बनाया पेनिसिलियम रॉक्यूफोर्टी ने। अब पेनिसिलियम क्या है, फंगस है, तो इसने बनाया। और कॉमेम्बर्ट चीज बनाया पेनिसिलियम कॉमेम्बर्टी ने। रॉक्यूफोर्ट रॉक्यूफोर्टी ने, कॉमेम्बर्ट कॉमेम्बर्टी ने। सब दिखने में अलग होते हैं, खाने में अलग होते हैं, स्मेल अलग होती है, राइट।
माइक्रोब्स जो है सोयाबीन को, बेम्बू को और फिशेस को भी फर्मेंट कर सकते हैं और अलग अलग चीज बना सकते हैं। जैसे आपका सोया से बना सकते हैं सोया सॉस, जागा सॉस नहीं बना सकते, सिर्फ सोया सॉस बना सकते हैं, है ना। आपका बम्बू और फिशेस से अलग अलग चीजें बना सकते हैं, राइट। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ डिशेस विच कैन बी फॉर्म्ड। टोफू बना सकते हैं, टूफू बना सकते हैं, तेम्फे बना सकते हैं। हम लोग नहीं खाते हैं ये सब, है ना, खाते हैं, भारत में भी खाई जाती है, ऐसी बात नहीं है, आ चुका है यहां तक भी ये सब, लेकिन मैंने तो नहीं खाई है। तो आपने खाई हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। हमने तो भाई सोफू तूफू तेम्फे अभी तक देखा नहीं है सिर्फ सुना है, वो भी किताबों में, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये भी आपके अलग अलग माइक्रोब्स द्वारा फर्मेंटेशन करा के तैयार की जाती है। तो आपका कर्ड भी बन सकता है, यानी दही भी बन सकता है, आपका इडली डोसा भी बन सकता है, आपका बेकरी में ब्रेड भी बन सकती है, शराब भी बन सकती है, ताड़ी भी बन सकती है, चीज भी बन सकता है। स्विस चीज बनाया प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी ने, रॉकीफोर्ट चीज पेनिसिलियम रॉकीफोर्टी, कॉमेम्बर्ट चीज आपका पेनिसिलियम कॉमेम्बर्टी, कॉमेम्बर्ट चीज कॉमेम्बर्टी ने बनाया। ये हम लोगों ने देखा। इतनी सारी चीजें आपका तैयार कर सकता है कौन? मिस्टर माइक्रोब। अलग अलग प्रकार के माइक्रोब जैसे कि बैक्टीरिया और फंगस। इन्हीं सारी चीजों को अगर आप एक टेबल के माध्यम में देखना चाहें तो यहां पर देख लीजिए एक बार। यहां पर देखिए लैक्टोबैसिलस जो है, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, यानी लैक्टो से लैक्टिक शब्द आ गया, एसिडोफिलस से एसिड आ गया, लैक्टिक एसिड ये बनाएंगे, इसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया भी कह दिया, ठीक है। ये मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, जानिए दही जमाने के काम आता है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है ये लैक्टिक एसिड बनाएंगे जो कि कोएगुलेट कर देता है, इकट्ठा कर देता है एंड पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है मिल्क प्रोटीन को। तो ये विटामिन B12 जो है ये भी बढ़ा रहा होता है और डिजीज कॉजिंग पैथोजेंस की ग्रोथ को भी चेक करता है स्टमक में, यानी आपके स्टमक को भी हेल्दी रखता है। अगर मैं बेकर्स ईस्ट की बात करूं, अगर मैं बेकरी में बनने वाली ब्रेड की बात करूं तो यहां पर आपका सैकरोमाइसिस ब्रेड बनाने के काम आ रहा होता है। अगर मैं प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी की बात करूं तो शर्मा जी ने, यानी मैंने आपको क्या खिलाया था? स्विस चीज खिलाया था जिसमें बड़े बड़े होल्स थे एंड दीज होल्स वर ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जिनको हमने अलग से भी देख लिया, ठीक तरीके से देख लिया। यानी ये वो सारी चीजें हैं जो कि माइक्रोब्स की मदद से हमने घर पे तैयार की। ये सारी चीजें आप घर पे भी तैयार कर सकते हैं। एक एक चीज को आप देख लीजिए भैया, दही भी आप घर पे बना सकते हैं, आप इडली डोसा भी घर पे बना सकते हैं, आप ब्रेड भी घर पे बना सकते हैं, आप ताड़ी भी जो है खुद तैयार कर सकते हैं, चीज भी खुद बना सकते हैं। बकायदा आपको बनाने का प्रिंसिपल पता हो, आपको बनाने का तरीका पता हो, बना आप कुछ भी सकते हैं। यह हम लोगों ने देखा कि माइक्रोब्स जो है हाउस होल्ड में हमारी कैसे हेल्प करते हैं। अब हम लोग ये सीखेंगे कि माइक्रोब्स जो है मेरे दोस्त ये इंडस्ट्रियल लेवल पे कैसे हेल्प करते हैं। समझ लीजिए कोई ऐसी चीज मुझे बनानी है जो कि मुझे हजारों लोगों को सप्लाई करनी है, तो मैं अब छोटे से घर के भगोने में नहीं बना पाऊंगा ये सारी चीजें, मुझे बड़े बड़े रिएक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, मुझे बड़े बड़े कंटेनर्स की जरूरत पड़ेगी जिनकी वॉल्यूम 100 से 1000 लीटर की हो सकती है। यानी आपके घर की छत पे रखी हुई जो पानी की टंकी है 500 लीटर की, 1000 लीटर की, उतने बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं जिन्हें हम, उन मेटल कंटेनर्स को हम लोग क्या कहते हैं? फर्मेंटर्स कहते हैं। उन फर्मेंटर्स में या उन रिएक्टर्स में अब मैं रिएक्शन कराऊंगा और माइक्रोब्स को ग्रो कराऊंगा और अलग अलग प्रोडक्ट बनाऊंगा और उन प्रोडक्ट्स को फिर मैं प्योरीफाई करूंगा और फिर उन्हें पैक कर करके मार्केट में बेचूंगा। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए अगर आप अल्कोहल बनाने की बात कर रहे हैं तो अल्कोहल जब आप बनाएंगे तो मासेस के लिए बनाएंगे, जब आप कोई दवा बनाएंगे तो वो जो दवा है वो भी आप मासेस के लिए बनाएंगे। यानी दवा दारू जब बन रही है तो मेरे भाई कई लोगों के लिए बनेगी। तो ये इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में लोगों के लिए तैयार किए जा रहे होते हैं। तो बेवरेजेस की यानी शराब की अगर आप बात करें तो इसमें ब्रीवर्स ईस्ट आपका सबसे कॉमन रोल अदा कर रहा होगा। तो ये क्या करता है? अलग अलग सीरियल्स को यानी अलग अलग अनाजों को एज वेल एज अलग अलग फ्रूट्स को फर्मेंट करेगा। जैसे अनार से भी आपकी अल्कोहल बन सकती है, सेब से भी आपकी अल्कोहल बन सकती है, संतरा से भी आपकी अल्कोहल बन सकती है, अंगूर से भी आपकी अल्कोहल बन सकती है, गन्ने से भी बन सकती है। यहां पे अगर आप बात करें तो राइस से भी अल्कोहल बन सकती है, जौ से भी अल्कोहल बन सकती है, व्हीट से भी अल्कोहल बन सकती है। तो अलग अलग अनाज, अलग अलग फल, इनको आप सड़ा के और इनको कई महीनों तक फर्मेंट करके अल्कोहल्स तैयार कर सकते हैं। यहां जो आपका ईस्ट लगेगा उसका नाम क्या है? ब्रीवर्स ईस्ट। और ब्रीवर्स ईस्ट और बेकर्स ईस्ट सेम था, यानी सैकरोमाइसिस ही यहां पर अपना काम कर रहा होगा। अब कई ऐसी अल्कोहल्स होते हैं, कई ऐसे बेवरेजेस होते हैं जहां अल्कोहलिक कंटेंट ज्यादा है और कई ऐसी होती हैं जहां अल्कोहलिक कंटेंट कम है। तो अगर कम है कंटेंट, जैसे मैं दो रेफरेंसेस देता हूं, जैसे आपने फ्रूट बियर का नाम सुना होगा जिसमें अल्कोहल नहीं होती, तो बियर में आप मान सकते हैं अल्कोहल कम होती है।
और दूसरा, रेड वाइन का आपने नाम सुना होगा कि कई देशों में डिनर के साथ ही रेड वाइन ले रहे हैं, तो वहां भी अल्कोहल कम होती है। तो ये जो 4 अल्फाबेट वाले हैं, 4 अल्फाबेट वाले हैं, वाइन और बियर, ये विदाउट डिस्टिलेशन बनते हैं, यानी इनको हम और कंसंट्रेट नहीं करते, इनमें अल्कोहल की कंसंट्रेशन कम रहती है। लेकिन अगर मैं डिस्टिलेशन कर दूं तो अल्कोहल की कंसंट्रेशन को बढ़ा भी सकता हूं। तो वाइन बियर को छोड़ के जो विस्की ब्रांडी रम है, इनमें आपकी अल्कोहल की कंसंट्रेशन बढ़ी हुई होती है, इनमें शराब की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। यह आपको देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं शराब के बाद दवा की, तो जो एंटीबायोटिक है, एंटीबायोटिक का मतलब क्या हुआ, गौर से देखिए। एंटी का मतलब क्या है, ये वो एंटी नहीं है जो पुलिस बुला लेती है, ये एंटी का मतलब है अपोजिट, और बायो का मतलब है लाइफ, यानी दीज आर केमिकल्स विच आर अगेंस्ट लाइफ। लेकिन सर एंटीबायोटिक खा के हमारी तो जान बच जाती है, तो मेरे भाई आपकी लाइफ के अगेंस्ट नहीं है। अगर हम हमारे रिस्पेक्ट में देखें, अगर मैं अपने लिए कहूं, तो एंटीबायोटिक्स आर प्रो लाइफ, मुझे तो जीवन दान मिल रहा है। लेकिन किनकी लाइफ के अगेंस्ट है ये उस पैथोजन की लाइफ के अगेंस्ट है जो मेरी बॉडी में आके बीमारी फैला रहा है, ये उस पैथोजन की लाइफ के अगेंस्ट है। तो मेरे दोस्त, एंटीबायोटिक्स जो है दे आर अगेंस्ट लाइफ ऑफ पैथोजन। 20वीं सदी की, यानी सन 1900 से लेकर के सन 2000 तक की सबसे सिग्निफिकेंट डिस्कवरी इसको कहा गया, क्योंकि इस एंटीबायोटिक ने कई लोगों की जान बचाई, बहुत सारे लोगों की जान बचाई। और जो पहली एंटीबायोटिक थी पूरी दुनिया की, जिसे हम पेनिसिलिन कहते हैं, उसकी डिस्कवरी भी तुक्के से हुई थी। एक साइंटिस्ट अगर ऑब्जर्वेंट हो, एक साइंटिस्ट अगर अपने आसपास की चीजों को भांप पा रहा है, देख पा रहा है, तो भाई वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनालिसिस कर सकता है। जैसे अगर मैं बात करूं पेनिसिलिन की, तो ये फर्स्ट एंटीबायोटिक थी जो डिस्कवर हुई, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने इसको डिस्कवर किया। अब देखो ये डिस्कवर हुई कैसे, बहुत स्पेशल कहानी है। तो इन्होंने क्या किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने यहां पर बैक्टीरिया उगा रखा है। ये जो आपको स्ट्रोक्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये बैक्टीरिया के स्ट्रोक्स हैं, यहां बैक्टीरिया उगे हुए हैं। तो ये एक बैक्टीरिया पे रिसर्च कर रहे थे, जिस बैक्टीरिया का नाम क्या था मेरे बंधु, जिस बैक्टीरिया का नाम था स्टेफाइलोकोकस। गोल मटोल बैक्टीरिया थे कोकस, इनके ऊपर रिसर्च कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, कई सारी प्लेट्स पे, कई सारी कल्चर प्लेट्स पे स्टेफाइलोकोकस उगाए। अब कुछ प्लेट्स जो पुरानी होती जा रही थी उनको साइड में रखते जा रहे थे, धो नहीं रहे थे, वॉश नहीं कर रहे थे, आलसी बड़े थे। तो वो जो आपकी पुरानी प्लेट्स थी जो कि साइड में रखी हुई थी, जो कि नॉन यूज्ड थी, अभी उनको यूज नहीं कर रहे हैं, तो उनके ऊपर फफूंदी जमा हो गई, फंगस जमा हो गई। किसी भी पुरानी चीज के ऊपर फंगस जमा हो जाएगी। इन्होंने देखा कि जब इस प्लेट के ऊपर फंगस जमा हुई, तो इस फंगस के आसपास के जितने बैक्टीरिया थे भैया, ये सारे के सारे मर गए। इस फंगस के आसपास बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं हो पा रहे हैं, और ग्रो हो रहे हैं तो मर जा रहे हैं। इसका मतलब ये जो फंगस है, ये जो फफूंदी है, ये कोई ऐसा केमिकल रिलीज करती है जिससे बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। यानी आगे चल के मुझे अगर किसी बैक्टीरिया की बैंड बजानी है, अगर मुझे किसी बैक्टीरिया को मारना है, तो मैं फंगस से केमिकल ले लूं और बैक्टीरिया पे छिड़क दूं, तो बैक्टीरिया मर जाएगा। अब भैया दुनिया में बैक्टीरियल बीमारियां बहुत कॉमन है, तो मुझे अगर बैक्टीरिया को किल करना है, तो मैं इस केमिकल को निकाल लेता हूं अपनी सेफ्टी के लिए। तो यहां पर क्या हुआ मेरे दोस्त, यहां पर क्या हुआ, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब थे, इन्होंने अनवॉश्ड पेट्री प्लेट्स को देखा, और इन्होंने कहा कि भैया ये जो आपके स्टेफाइलोकोकस है, ये आपके पेनिसिलियम के आसपास, इस फंगस के आसपास नहीं उग पाते हैं। एक क्लियर जोन देखने को मिलता है कि भैया इसके आसपास कोई भी नहीं उग पा रहा है, क्लियर जोन देखने को मिला। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने डिस्कवरी करी इस केमिकल की। ये जो आपका फंगस था पेनिसिलियम, इससे केमिकल निकाला पेनिसिलिन, कि ये मारता है इस बैक्टीरिया को, ये मारता है स्टेफाइलोकोकस को, ये है जो स्टेफाइलोकोकस को उगने नहीं दे रहा है। लेकिन इसके बाद 2 साइंटिस्ट और आए, है ना, जिन्होंने इस बैक्टीरिया को मारने वाले केमिकल का फुल पोटेंशियल अनलॉक किया। इनका नाम था अर्नेस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरी। तो चेन और फ्लोरी ने इस पेनिसिलिन का फुल पोटेंशियल अनलॉक किया, और वर्ल्ड वॉर 2 में कई सोल्जर्स की जान बचाने के लिए इस केमिकल का इस्तेमाल किया गया। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को खूब रोका गया। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब, अर्नेस्ट चेन साहब एंड फ्लोरी साहब, इन तीनों को 1945 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया इसीलिए, ठीक है। और आज के दिन में हम लोग एंटीबायोटिक्स का खूब इस्तेमाल करते हैं, और कई सारी बीमारियों को हम दुनिया में से हटा चुके हैं। तो मेरे भाई, कई डेडली डिजीज है जो कि पहले ट्रीट नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज उनका नामो निशान ही हटने वाला है दुनिया से। उनको हम आसानी से ट्रीट कर लेते हैं। जैसे आपका प्लेग है, इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। वूफिंग कफ, जिसे हम काली खांसी भी कहते हैं, तो कफ को ही खांसी कहते हैं, तो ये सीधा सीधा याद हो जाएगा।
आपका कुष्ठ रोग को लेप्रोजी कहते हैं, तो लेप्रोजी में भी रो शब्द आ रहा है और कुष्ठ रोग में भी रो शब्द आ रहा है। और बचा आपका डिप्थेरिया, जिसको हम लोग क्या कह देते हैं, गलघोटू कह देते हैं। तो डिप्थेरिया को गलघोटू कहा, प्लेग का कोई और नाम है नहीं, वूपिंग कफ को खांसी कहा क्योंकि कफ का मतलब ही खांसी होता है, एंड कुष्ठ रोग को लेप्रोजी कहा। यहां भी रो आ रहा है, वहां भी रो आ रहा है। यस, तो आपको बस डिप्थेरिया गलघोटू है ये याद करना होता है, बाकी आप यहां से रो निकाल सकते हैं और कफ से खांसी निकाल सकते हैं, नॉर्मली आपको याद हो जाता है। यानी कई ऐसी बीमारियां हैं जिनको आप पहले ट्रीट नहीं कर पाते थे, जिनको आप आज ट्रीट कर पा रहे हैं। जो पेनिसिलिन था, इसकी डिस्कवरी करी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, लेकिन आपके अर्नेस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरी साहब ने इस पेनिसिलिन का फुल पोटेंशियल अनलॉक किया और 1945 में इन तीनों भाइयों को, तीन भाई तीनों तबाही, इन तीनों को जो है नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। और वर्ल्ड वॉर 2 में कई सारे ऐसे सोल्जर्स थे जिनकी जान बचाने के लिए इस पेनिसिलिन का उपयोग किया गया था। यह आपने देखा, यह आपने जाना। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड सम मोर थिंग्स कि अलग अलग केमिकल्स जो हैं, अलग अलग एंजाइम्स जो हैं, ये किन बैक्टीरिया से या फंगस से निकल सकते हैं। तो सिट्रिक एसिड किससे मिलता है? एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस नाइगर एक फंगस है। एस्परजिलस, पेनिसिलिन, ये सारी चीजें हम लोग कहां पढ़ते थे? एस्कोमाइसिटीज में पढ़ते थे, चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जब एस्कोमाइसिटीज के एग्जाम्पल याद कराए थे नासा शब्द से, तो मेरे भाई एस्कोमाइसिटीज में तीन चीजें थी, न्यूरोस्पोरा, एस्परजिलस और क्लेविसेप। ये वही एस्परजिलस नाइगर है जो क्या बना रहा है? सिट्रिक एसिड बना रहा है। एसिटिक एसिड नाम में ही है एसिड, तो ये एसिटोबैक्टर एसिटी नाम के बैक्टीरिया से तैयार होगा, क्योंकि नाम में ही बैक्टर है तो बैक्टीरिया है ये। ब्यूटायरिक एसिड क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम बैक्टीरिया है, क्योंकि क्लोस्ट्रीडियम क्या होता है? एक बैक्टीरिया होता है। सर कैसे याद किया? सर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपने बताया था कि 4 बीमारी बैक्टीरिया कॉज करते हैं, सीटी है ना, सिट्रस कैंकर, टाइफॉइड, इसके अलावा आपका यहां पर कॉलेरा था एंड आपका टिटनस था। तो टिटनस कौन कॉज कर रहा था? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। तो टिटेनी क्लोस्ट्रीडियम था और बैक्टीरियल डिजीज कॉज कर रहा है, यानी बैक्टीरिया है। तो मेरे भाई वहां से भी रेफरेंस लेकर के आप याद कर सकते हो। लैक्टिक एसिड में लैक्ट शब्द आ रहा है, तो लैक्टोबैसिलस इसको तैयार करता है, नाम में ही बैसिलस है, यानी बल्ला शेप, बैट शेप बैक्टीरियम होगा ये, ठीक है। और ये आपने लाइपेज देखा, जो कि मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाता हूं कि लाइपेज जो है ये क्या है, आराम से सुनना। लाइपेज जो है इसके नाम में घुस जाओ भैया, खोपड़ी में नारियल का तेल लगा के। लाइपेज मतलब लिपिड ब्रेकर। प्रोटीन को तोड़ेगा प्रोटीएज, न्यूक्लिक एसिड को तोड़ेगा न्यूक्लियेज, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा कार्बोहाइड्रेज या अमाइलेज, और लिपिड को तोड़ेगा लाइपेज। तो ये जो लाइपेज है लिपिड ब्रेकर है। और लिपिड क्या होता है? बेसिकली लिपिड अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, स्टेरॉल वगैरह भी हो सकते हैं, ऑयल भी हो सकते हैं, फैट भी हो सकते हैं। समझ लीजिए आपका कोई कपड़ा है, उस पर तेल लग गए, है ना, अचार खा रहे थे आप, तेल गिर गया भैया, आपकी शर्ट पे तेल गिर गया। अब ये जो तेल है नॉर्मल पानी से तो साफ होगा नहीं, क्योंकि पानी और तेल आपस में मिलते नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो? लाइपेज ऐड कर सकते हो इन योर डिटर्जेंट। तो अधिकतर डिटर्जेंट फॉर्मुलेशंस में क्या आता है? लाइपेज आता है। तो लाइपेज क्या करता है? पहले उस ऑयल को तोड़ेगा, लिपिड को तोड़ देगा, तो टुकड़े टुकड़े हो गए उस ऑयल के। तो आप जब ब्रश से रगड़ोगे अपने कपड़े को, तो ऑटोमेटिकली वो जो छोटे छोटे स्टेन्स हैं वो गायब हो जाएंगे। तो इसीलिए इसको लॉन्ड्री फॉर्मुलेशंस में यूज किया जाता है ऑयल स्टेन रिमूव करने के लिए। यानी इसने ऑयल को यानी लिपिड को तोड़ा, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? लाइपेज हो गया। यस, ये भी आपका माइक्रोब से लिया जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, क्लियरिंग ऑफ बॉटल्ड जूस। तो प्रोटीएज और पैक्टिनेज का यहां इस्तेमाल होता है। अगेन भैया सेम बात है, प्रोटीएज और पैक्टिनेज। प्रोटीएज क्या करेगा? प्रोटीन तोड़ेगा। पैक्टिनेज पैक्टिन को तोड़ेगा। पैक्टिन क्या होता है सर? हमने बताया था कि जो प्लांट की सेल वॉल है वो किसकी बनती है? सेल्यूलोज, पैक्टोज, हेमीसेल्यूलोज। तो पैक्टोज को तोड़ने के लिए पैक्टिनेज लगेगा। तो जब आप घर पे जूस बनाते हैं, समझ लीजिए आप आम का जूस बना रहे हैं, आप आमरस बना रहे हैं, तो मोटे मोटे ना वहां पे कुछ फ्रेगमेंट्स रह जाते हैं आम के। तो जब आप घर पे जूस बनाते हैं तो वो यूनिफॉर्म नहीं होता, कहीं पतला है, कहीं गाढ़ा है, हर सिप में कुछ अलग अलग एलिमेंट आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन जब आप बॉटल पीते हैं जूस की, जैसे कि आपने फ्रूटी पी, माजा पिया, स्लाइस पी, तो अल्टीमेटली आपको हर कण कण जो है उसका बहुत यूजुअल सा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा एक जैसा है, यूनिफॉर्म सा लग रहा है। सो दैट इज बिकॉज कि यहां पर आपने प्रोटीएज और पैक्टिनेज ऐड कर दिए थे, जिसने क्या किया है, जो मोटे मोटे पार्ट्स थे, जो फ्लैश के, गूदे के मोटे मोटे पार्ट्स थे आम का, जो जहां पर फ्लैश होना चाहिए, उसको ब्रेक कर दिया। तो सारा का सारा जूस आपका क्लियर हो गया, यूनिफॉर्म हो गया। इसलिए मार्केट के जो जूस की बॉटल्स हैं और हमारे घर का जो जूस है वो डिफरेंट दिखता है। हालांकि घर वाला ज्यादा बेटर है, लेकिन फिर भी यूनिफॉर्म जो है वो पीने में
कौन सा है आपका मार्केट वाला है, क्योंकि उसमें प्रोटीएज और पैक्टिनेज है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है भैया क्लॉट बस्टर। क्लॉट बस्टर कौन है? क्लॉट बस्टर है आपका मिस्टर स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है ये क्या करता है? एज अ क्लॉट बस्टर काम करता है। अब क्लॉट क्या होता है समझ लीजिए, आपकी ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल में अलग अलग चीजें आपकी जमा हो गई, इस ब्लड वेसल में अलग अलग चीजें आपकी जमा हो गई, और ये जो ब्लड वेसल है इसका रास्ता कम हो गया है। पहले ब्लड आपका खुला खुला घूम रहा था, अब ये जो ब्लड है बहुत ही कम इलाके में आपका घूम पाएगा, टहल पाएगा। तो मेरे दोस्त हमें इस क्लॉट को क्या करना है? बस्ट करना है। कुछ भी करके हमें इस क्लॉट को क्या करना है? बस्ट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या लेकर के आते हैं? स्ट्रेप्टोकाइनेज लेकर के आते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स जिनको मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, ऐसे पेशेंट्स जिनको मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, वो बेसिकली क्या करते हैं? इस स्ट्रेप्टोकाइनेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इस क्लॉट को तोड़ देता है। तो आपके जो ब्लड वेसल है दोबारा से बहुत ही ज्यादा फ्री हो गई, यानी इसमें अब ब्लड के घूमने के लिए बहुत अच्छा खासा स्पेस है। तो ब्लड जो है आपका यहां पे आराम से घूम पाएगा, एंड अल्टीमेटली जो पेशेंट्स थे जिनको इंफ्रैक्शन की प्रॉब्लम थी वो अब बेहतर फील करेंगे। सो दैट्स व्हाई इट इज अ क्लॉट बस्टर। अगला अगर आप देखें, दिस इज साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए नाम ही देखिए, साइक्लोस्पोरिन ए नाम में स्पोर आ रहा है। यहां पर यह बनता है किससे? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से, राइट? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से। तो नाम है ट्राइकोडर्मा, ये एक फंगस है। पॉलीस्पोरम, स्पोर भी यूजुअली क्या बनाते हैं? फंगस बनाते हैं। तो ये जो साइक्लोस्पोरिन ए है, इट इज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। नाम के अंदर घुस जाइए, साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। समझ लीजिए मेरे दोस्त, आपको अपने इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने की जरूरत है। सर मैं अपने इम्यून सिस्टम को सप्रेस क्यों करूंगा? समझ लीजिए मेरी किडनी फेल हो गई, अब मुझे किसी डोनर से किडनी चाहिए। समझ लीजिए जो डोनर की किडनी है ये मेरी बॉडी से मैच नहीं हुई। जब भी आप किसी और का ऑर्गन लेते हैं, जब भी आप किसी और इंडिविजुअल का ऑर्गन या ग्राफ्ट लेते हैं, तो आपकी बॉडी उसे सीधा सीधा एक्सेप्ट नहीं करती। अगर वो जो डोनर है आपका क्लोज रिलेटिव है, तो वो ऑर्गन एक्सेप्ट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अगर मैचिंग हो गई है तो ऑर्गन एक्सेप्ट होने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन अगर मैचिंग नहीं हुई है तो आपकी बॉडी इस ऑर्गन को रिजेक्ट कर देती है, फॉरेन मॉलिक्यूल समझ के कि भाई ये तो बाहर का ऑर्गन है, हमारी बॉडी का नहीं है, तो इस पे अटैक कर दिया जाता है। अब जिंदा रहने के लिए किडनी भी चाहिए, लेकिन अगर मैं ये किडनी लूंगा तो मेरा इम्यून सिस्टम इस पे अटैक कर देगा। सो इट्स बेटर कि मैं अपने इम्यून सिस्टम को ही सप्रेस कर लूं। तो मैं एक ऐसा केमिकल लेता हूं जिसका नाम है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, जो कि मेरे इम्यून सिस्टम को ही क्या कर देता है? सप्रेस कर देता है, और इससे मैं फॉरेन ऑर्गन जो है उसको एक्सेप्ट कर सकता हूं। हां, अब मेरी इम्यूनिटी कमजोर हो चुकी है क्योंकि मैंने इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर दिया है, तो इससे नुकसान भी है। कल को मुझे कोई भी चुटुर पुटुर बीमारी लग सकती है, तो आई विल बी मोर प्रोन टू डिजीजेस, मेरे को बीमारियां ज्यादा लगेंगी। लेकिन हाँ, उस चक्कर में मैंने क्या किया? किडनी जो है एक्सेप्ट कर ली, मैं जिंदा रह गया। अब बीमार हूं वो अलग बात है, लेकिन जिंदा हूं ये ज्यादा जरूरी बात है, इसीलिए इम्यूनोसप्रेसिव्स कई बार दिए जाते हैं। अगला जो है यह है स्टैटिन। नाम में घुस जाइए, स्टैटिन, किसी चीज को स्टैटिक करना। अब मोना जी जो है, मोना एक लड़की है जो कि चाहती है कि भैया मेरा मोटापा ना बढ़े, कोलेस्ट्रॉल जो है मेरे अंदर बहुत ज्यादा सिंथेसाइज ना हो, तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, ऐसे याद करना कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है? स्टैटिन कम करता है। मोनास्कस परप्यूरियस नाम का फंगस इसे तैयार करता है, तो ये क्या करता है? कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को। कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट्स कोलेस्टेरॉल सिंथेसिस। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को कॉम्पिटिटिवली हम लोग क्या कर रहे होते हैं? इनहिबिट कर रहे होते हैं, यानी बनने नहीं देंगे कोलेस्ट्रॉल को। जो एंजाइम कोलेस्ट्रॉल बना रहा था, ये एंजाइम है, ये आपका कोलेस्ट्रॉल बना रहा था, ये एंजाइम इसके साथ जुड़ के कोलेस्ट्रॉल बनाता है, इस मॉलिक्यूल के साथ। मैं क्या करूंगा? ऐसा और मॉलिक्यूल लाके रख दूंगा इसके बगल में, और वो भी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में। तो अब ये जो मॉलिक्यूल है ये यहां पर आके बाइंड करेंगे इस एंजाइम से, इस मेन सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं करने देंगे। ये अगर बाइंड हो जाता तो कोलेस्ट्रॉल बनता, ये बाइंड होंगे तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा। अब ये एक जैसे दिखते हैं तो एंजाइम इससे भी बाइंड कर सकता है क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल अब आपकी कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस नहीं हो पा रही। दिस इज समथिंग यू अंडरस्टूड वेरी वेरी क्लियरली
वेरी वेरी इजी। ये हमने सीखा, ये हमने जाना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है गुरुदेव, ये बात भी हमको समझ में आ गई। अब सेम चीज देखिए एनसीईआरटी में, सेम चीज का टेबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों का। ब्रीवर्स ईस्ट जो है, जिसको बेकर्स ईस्ट भी कह रहे थे, सैक्रोमाइसिस सर्वाइसी, ये जो है आपका मेरे भाई माल्टेड सीरियल्स, माल्ट शुगर जिनमें हो, माल्टोज जिनमें हो, वैसे सीरियल्स है ना। तो स्टार्च को जब आप तोड़ते हो तो माल्टोज बनती है, इससे शराब बना सकते हैं हम लोग। ये हमने बोल्टिंग और माल्टिंग प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी पढ़ी थी कि जिबरलिन जो है आपका क्या कर रहा होता है, माल्टिंग करा रहा होता है, शराब बना रहा होता है। तो फ्रूट जूसेस से या फिर आपके अलग अलग सीरियल से इथेनॉल बनती है, शराब बनती है। अगर आप पेनिसिलिन की बात करें, जो कि एक मेडिसिन है, जो कि एक एंटीबायोटिक है, तो ये फर्स्ट एंटीबायोटिक थी जो कि डिस्कवर करी गई बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और पेनिसिलियम नोटेटम नाम का एक फंगस था जो कि आपके स्टेफाइलोकोकस को ग्रो नहीं होने दे रहा था, इनको मार दे रहा था। तो मेरे भाई आपके अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने डिसाइड किया कि मैं उस केमिकल के बारे में पता लगाऊंगा जो स्टेफाइलोकोकस को मार देता है। तो पता लगा कि भाई पेनिसिलिन नाम का एक केमिकल है। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने डिस्कवरी की पेनिसिलिन की, और अर्नेस्ट चेन और हार्वर्ड फ्लोरी ने फुल पोटेंशियल अनलॉक किया इस पेनिसिलिन का, जिससे कि इसे वर्ल्ड वॉर 2 के जितने भी घायल सोल्जर्स थे उनको ट्रीट करने में यूज किया जा रहा था। एस्परजिलस नाइगर क्या बनाता है, सिट्रिक एसिड बनाता है। एस्परजिलस एक फंगस है, एसिटोबैक्टर एसिटी नाम में ही बैक्टर है, तो ये बैक्टीरिया है, ये एसिटिक एसिड बनाता है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम आपका ब्यूटायरिक एसिड बनाता है, ये एक बैक्टीरिया है। लैक्टोबैसिलस जो है लैक्टिक एसिड बनाता है, ये भी आपका क्या है, बैक्टीरिया है। लाइपेज जो है ये डिटर्जेंट में यूज होता है, लिपिड को तोड़ता है यानी ऑयल स्टेन्स को तोड़ता है। पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज जो है आपके जूस में जो फ्लैश पार्टिकल्स होते हैं उनको तोड़ते हैं, तो क्लियर जूस बनाते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो है ये किससे बनता है, ये आपका स्ट्रेप्टोकोकस से बनता है, नाम से ही पता लग रहा है। ये आपका एक क्लॉट बस्टर है जो कि आपका क्लॉट रिमूव करता है। मायोकार्डियल इंफार्क्शन के जो पेशेंट्स होते हैं उनको ट्रीट करने में हेल्प करता है। साइक्लोस्पोरिन ए जो है आपका ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम बनाएगा, जो कि एक इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। एंड स्टेटिन जो है ये मोना देवी बनाएंगी, मोनास्कस परप्यूरियस नाम का फंगस बनाएगा, जो कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट है, और ये आपका कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को रोकता है, कंपेटिटिवली रोकता है। ये बात भी हम लोगों ने देखी, ये भी हमने जानी। तो वाइन और बियर जो है इसमें कम अल्कोहल होता है, तो ये आपकी विदाउट डिस्टिलेशन बनती है, जबकि आपका ब्रांडी विस्की रम जो है इसमें आपका ज्यादा अल्कोहल होता है, तो यहां पर आपका डिस्टिलेशन प्रोसेस लग रहा होता है, यूटिलाइज हो रहा होता है। ये भी हमने देखा, ये भी हमने सीखा। इतनी बातें हमने ठीक तरीके से पकड़ ली है, इतनी बातें हमने अच्छे तरीके से जान ली है। यानी अभी हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया है सर, इमीडिएट लेवल पे हमने सीख लिया है कि माइक्रोब्स घर के अलग अलग काम काजों में हमारी किस प्रकार से मदद करते हैं। दही जमाने में हेल्प करते हैं, चीज बनाने में हेल्प करते हैं, उसके अलावा ताड़ी बनाने में हेल्प करते हैं, उसके अलावा अलग अलग चीजें जैसे सोया सॉस बनाने में हेल्प करते हैं। देयर आर मेनी मोर थिंग्स जो कि आपका बना सकते हैं माइक्रोब्स हमारे हाउस होल्ड के लिए। उसके अलावा इंडस्ट्रियल लेवल पे भी कई चीजें बना सकते हैं, जिनमें से दवा और दारू मेन है। उसके अलावा कई सारे आपके एसिड्स हैं, जैसे कि आपका सिट्रिक एसिड हो गया, ब्यूटायरिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया। उसके अलावा अलग अलग और भी कंपोनेंट्स हैं, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि आपका साइक्लोस्पोरिन ए है। उसके अलावा आपका मोनास्कस परप्यूरियस द्वारा बनाया गया स्टेटिन है। ये सारी चीजें जो है आप देख सकते हो, ये माइक्रोब्स ने अभी तक हमारे लिए किया है। एक ऐसी चीज जो सिर्फ माइक्रोब ही कर सकता है, पिछले 100 सालों से कोई अलग से मैन मेड टेक्नोलॉजी इस चीज को टक्कर ही नहीं दे पाई है, माइक्रोब का हम सब्स्टिट्यूट ढूंढ ही नहीं पाए हैं। ये इस चैप्टर का सबसे कंसेप्चुअल भाग है, जिसे हम लोग कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या एसटीपी। इससे तगड़ा टॉपिक आपको इस चैप्टर में नहीं मिलेगा। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक्स कि साइंटिस्ट ने इतना दिमाग लगा के एसटीपीस को तैयार किया है जिसकी कोई हद नहीं है। आराम से सुना मेरे भाई, प्यार हो जाएगा इस टॉपिक से। जनरली बहुत प्यारा टॉपिक है, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स जो कि आपको देखने को मिलता है। सीवेज जो है क्या होता है, सबसे पहले हमारा टॉपिक जो है इसका नाम है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, यानी हमें सीवेज को ट्रीट करने के लिए एक प्लांट बनाना है। प्लांट मतलब हम अब पेड़ पौधे वाले प्लांट की बात नहीं करें, प्लांट मतलब एक पूरा का पूरा सेटअप है, बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, एक पूरा प्लांट तैयार करना है, एक पूरा फैक्ट्री टाइप इंफ्रास्ट्रक्चर हमको तैयार करना है, एक ऐसी इलाका, एक ऐसी जगह हमको तैयार करनी है जहां सीवेज को हम ट्रीट कर सके। तो सबसे पहले जानते हैं सीवेज क्या है और फिर जानते हैं कि इसको ट्रीट क्यों करना है। सीवेज मतलब आपके घरों से, हॉस्पिटल्स से, स्कूल से, मॉल्स से निकलने वाला वॉशरूम वेस्ट इज कॉल्ड एज सीवेज। आप अपने बाथरूम में जब जा रहे हैं, आप यूरिनेट कर रहे हैं,
आप अपना फीकल मैटर डिस्चार्ज कर रहे हैं। जब आप अपना फीकल मैटर डिस्चार्ज कर रहे हैं और उसके बाद फ्लश कर रहे हैं तो फीकल मैटर नीचे जाके चला जाता है कहां? सीवर लाइन में। हम अक्सर इस टर्म का इस्तेमाल करते हैं कि हमारे घर की सीवर लाइन है ना, स्कूल्स की सीवर लाइंस वहां पे कनेक्टेड है, एक पूरा का पूरा सिटी ड्रेनेज है जहां पर सारी सीवेज लाइंस आकर के कनेक्ट हो रही हैं। समझ लीजिए एक शहर है जिसमें 10 मोहल्ले, तो 10 मोहल्लों की जो सीवेज लाइन है वो शहर में एक ही जगह आकर इकट्ठी होती है और वहां सारी गंदगी आ रही है, क्योंकि आपका जो एक्सक्रीटा है, आप जो पॉटी कर रहे हैं, बहुत सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो उस पॉटी में डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स भी हैं जो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, यानी हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स है, खुद का खाना नहीं बना सकते। और दूसरा, वहां पर ऑर्गेनिक मैटर भी है, क्योंकि आपने जो खाया कई चीजें आपकी डाइजेस्ट हो गई, कई चीजें जो अनडाइजेस्टेड थी उस अनडाइजेस्टेड वेस्ट को भी आप पॉटी के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। तो सीधी सी बात है, आपका अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो है ऑर्गेनिक वेस्ट वो भी है पॉटी के अंदर, और डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स भी हैं, और आपने जो फ्लश किया वो वाटर भी है। ये तीन चीजें सबसे प्राइम है। अब वाटर जो है उसको आपको साफ करना है, यानी अब कोई वाटर है जिसमें भाई एक्सक्रीटा पड़ा हुआ है, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स पड़े हुए हैं, तो इस पानी को आप पी थोड़ी पाएंगे, यूजेबल पानी थोड़ी है। आपको क्या करना है, इससे ऑर्गेनिक मैटर खत्म करना है और ये जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स थे ये खत्म करने हैं। तो आपका सीवेज ट्रीटेड सीवेज कहलाएगा। ये सीवेज ऐसा कहलाएगा कि आपने अब इसको ट्रीट कर दिया है, अब ये जो पानी है जो बचा इसमें से ऑर्गेनिक मैटर और डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स गायब हो चुके हैं। अब ये पानी आप फिल्टर करके थोड़ा सा क्लोरीनेट करके इसकी साफ सफाई करके दोबारा से घरों में सर्कुलेट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट क्यों जरूरी है? अगर यही पानी, जो गंदा पानी हमारे सीवर वाला जा रहा है, अगर इसको हम नदियों में छोड़ देंगे तो नदी का जो जनजीवन है वो भी अस्त व्यस्त हो जाएगा, वहां पे जो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं उनको भी पॉल्यूशन मिलेगा, वो भी बावले हो जाएंगे, मर जाएंगे। और मेरे दोस्त, यही पानी नदियों से घूम घुमाकर तुम्हारे घर में आएगा, तो अल्टीमेटली जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हमने खुद रिलीज किए थे वही घूम घुमाकर आपके घर में वापस आ गए नल के थ्रू। तो जब आप उस पानी को कंज्यूम करोगे आप दोबारा बीमार पड़ोगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रिंक क्लीन वाटर, एंड टू ड्रिंक क्लीन वाटर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लीन द वाटर फर्स्ट। पानी साफ करोगे तभी तो साफ पानी पी पाओगे, तो हमें सीवेज को ट्रीट करना पड़ेगा। तो दो तरीके के ट्रीटमेंट होते हैं मेरे दोस्त। सबसे पहला, प्राइमरी लेवल पे जो जो मोटी मोटी गंदगी दिख रही है उसको हटा दो। समझ लीजिए भैया, मेरे पास एक ग्लास है, लेट से मेरे पास एक ग्लास है, इसमें मैंने पानी डाला, गंदा पानी है, ठीक है। अब इस गंदे पानी में, सीवर में, समझ लो ऊपर से भाई कोई पॉलिथीन आकर गिर गई, कोई बच्चे की प्लास्टिक की बॉल है भाई वो गिर गई, कोई जूता चप्पल गिर गया। जो चीजें ऊपर से मुझे दिखाई दे रही हैं उसको मैं ऊपर ही ऊपर फिल्टर कर लूंगा, जाली डाल के निकाल लूंगा, मोटे मोटे कचड़े को निकाल लूंगा। कोई पत्ता गिर गया, सूखा पत्ता मेरे भाई, तो इस सामान को मैं ऊपर ऊपर से ही निकाल लेता हूं, इसे मैं कहता हूं फिल्ट्रेशन। और नीचे आपका मिट्टी, कीचड़, कंकड़, पत्थर ये सारा जमा हो जाएगा। अगर मेरे पास एक ग्लास है, इसमें मैं पानी डालूं और मिट्टी मिला दूं और थोड़ी देर के लिए इस ग्लास को एकदम रख दूं टेबल पे, क्या कुछ टाइम बाद मिट्टी, कंकड़, पत्थर, जितनी भी मोटी मोटी चीजें हैं वो नीचे आ जाएंगे और साफ पानी ऊपर रह जाएगा? बिल्कुल। तो अब मेरे दोस्त मैंने क्या किया, मोटा मोटा कचरा जो दिख रहा था वो ऊपर से मैंने नेट डाल के निकाल लिया, जाली डाल के निकाल लिया, और नीचे नीचे जो आपकी मिट्टी थी, कंकड़ पत्थर थे, उनको सेटल होने दिया। बीच का जो पानी है, अब यहां क्या है, पानी है, यहां ऑर्गेनिक मैटर है और डिजीज कॉजिंग माइक्रोब है। इसको मैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए लेकर के जाऊंगा, आगे लेकर के जाऊंगा। इसको मुझे अब साफ करना है, इससे ऑर्गेनिक मैटर मेरे को खत्म करना है, राइट। तो यहां पर देखिए, म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर जो होता है इसको हम सीवेज कहते हैं, जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है एंड डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स है। तो आप ये जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, खुद का खाना नहीं बना पाते, तो ये क्या करते हैं, हम एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब खुद जो है इस ऑर्गेनिक मैटर को खाने लग जाए, खुद इस ऑर्गेनिक मैटर पे हमला कर दे। ये मेरा मेन मोटो है। इतनी प्यारी टेक्नोलॉजी है ये कि गंदा पानी है, उसमें ऑर्गेनिक मैटर और डिजीज कॉजिंग माइक्रोब है, मैं डिजीज कॉजिंग माइक्रोब को ही एक्टिवेट कर दूंगा। यहां आपके बैक्टीरिया और फंगस है, इन्हीं को एक्टिवेट कर दूंगा कि ये इस पूरे के पूरे ऑर्गेनिक मैटर को खा जाए, और फिर इन माइक्रोब्स की भी मैं बैंड बजा दूंगा। उसका अलग तरीका है। तो मैंने इन माइक्रोब को यूज करके ही ऑर्गेनिक मैटर खत्म कर दिया। एक पंगे से तो मैं ऐसे ही छुटकारा पा बैठा हूं। तो सीवेज जो है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ट्रीट किया जाता है और इसमें 2 स्टेजेस होती हैं, 2 स्टेजेस होती हैं। तो सीवेज में क्या क्या है मेरे बंधु, सीवेज में आपका एक्सक्रीटा है यानी ऑर्गेनिक मैटर है, वाटर है एंड डेडली माइक्रोब्स है। तो सीवेज ट्रीटमेंट के 2 तरीके हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में ऊपर ऊपर का मोटा मोटा मसाला मैंने निकाला फिल्ट्रेशन से, जाली फेंक कर, और नीचे जो कंकड़, पत्थर, मिट्टी, कीचड़ ये जो आपके नीचे सेटल हुए हैं
इनको सेडिमेंटेशन से मैंने नीचे सेटल होने दिया। बीच का जो बच गया इसको मैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में ले जाऊंगा, यानी अब मैं बैक्टीरिया फंगस का इस्तेमाल करूंगा, इनको मैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में लेकर जा रहा हूंगा। यस, तो माइक्रोब्स जो है ट्रीटमेंट के लिए, सीवेज ट्रीटमेंट के लिए पिछले 100 सालों से भी ज्यादा से इस्तेमाल हो रहे हैं और अभी तक कोई मैन मेड टेक्नोलॉजी इनको रिप्लेस नहीं कर पाई है। इतनी प्यारी टेक्नोलॉजी है ये। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट जो है, इन्होंने गंगा एक्शन प्लान यानी कि जीएपी एंड वाईएपी यमुना एक्शन प्लान को इनिशिएट किया है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा गंगा और यमुना के पास एसटीपी बनाए जा सके और हम इन पर्टिकुलर रिवर्स को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, अभी बीओडी का कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं है तो इस पॉइंट को मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूं, यहां पे मैं आपको वापस लेकर के आऊंगा। गौर से इस स्लाइड को देखना। अगर ये स्लाइड आप समझ गए, पूरे चैप्टर की तुनिक तुनिक हो जाएगी बहुत आसानी से। आराम से मेरी बात को समझने की कोशिश करना। वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट, वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, बट वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। आराम से सुनिएगा। मेरे पास एक टैंक है, इसमें सारा गंदा पानी है, इसे मैं प्राइमरी ट्रीटमेंट का टैंक बोल देता हूं। प्राइमरी ट्रीटमेंट में मैंने दो चीजें करी। क्या किया सर? ऊपर कुछ कचरा तैर रहा था, किसी बच्चे की चप्पल है, प्लास्टिक की बॉल है, कोई थैली है ना, कोई पेपर गिर गया है, कोई सूखा पत्ता गिर गया है, इन सबको मैंने नेट डाल करके निकाल लिया। तो ये जो बिग मैटर था इसको मैंने फिल्टर कर लिया, तो फिल्ट्रेशन इसे कहा। फिल्टर लगा के मैंने फिल्टर कर लिया इन सारी चीजों को। ऊपर का कचरा साफ साफ गुरुजी। नीचे जो है कंकड़ पत्थर मिट्टी कीचड़ यानी ग्रिट, सॉइल, पेबल्स, ग्रिट यानी कीचड़, सॉइल मिट्टी, पेबल छोटे छोटे कंकड़, इनको मैंने क्या कर दिया? नीचे बैठा दिया। जो भी चीज नीचे बैठती है इसे मैं स्लज कहता हूं। ये प्राइमरी ट्रीटमेंट का स्लज है, इसे प्राइमरी स्लज कह दिया, नीचे बैठ गया। अब इस प्राइमरी स्लज का मुझे कुछ नहीं करना, ऊपर जो फिल्टर हो गया मसाला कुछ नहीं करना। मेरे पास ये जो बीच का सामान बचा है, जहां मेरे पास पानी है और पानी के साथ साथ मुझे क्या देखने को मिल रहा है? यहां मेरे पास पानी है, पानी के साथ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स है और डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स के साथ क्या है मेरे बंधु? आपका ऑर्गेनिक मैटर है। अब इस पानी को जो है मुझे आगे लेकर के जाना है सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। नीचे की साइड होता है आपका हमेशा स्लज, जो नीचे बैठ जाता है। जो ऊपर की साइड रह गया आपका ये पानी, इसे मैं कहता हूं इफ्लुएंट। ऊपर है ना इफ्लुएंट है, तो इसे मैं कहता हूं प्राइमरी इफ्लुएंट। इसे मैं कहता हूं प्राइमरी इफ्लुएंट, जिसको मैं आगे ले गया। अब मैंने आपको एक चीज बताई कि यहां तीन चीजें हैं इस प्राइमरी इफ्लुएंट में, तीन चीजें हैं। कंकड़ पत्थर मिट्टी नीचे बैठा दिए, बड़ा बड़ा मोटा मोटा जो सामान था फिल्टर होने लायक उसको फिल्टर कर लिया। यहां तीन चीजें हैं, पानी, माइक्रोब्स और आपका ऑर्गेनिक मैटर। अब मैं क्या करूंगा? इस इफ्लुएंट को, इस प्राइमरी इफ्लुएंट को एक एरेशन टैंक में भेजूंगा। नाम ही सुन लीजिए, एरेशन टैंक, यानी नाम में ही समझ में आ रहा है एयर है इस टैंक में। एरेशन टैंक यानी एयर है इस टैंक में। तो मैं क्या करता हूं? एक पाइप लेकर के यहां पर एयर लगातार पंप कर देता हूं, यानी ऑक्सीजन पंप कर देता हूं और इस टैंक को धीरे 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 हिलाता रहता हूं। तो क्या हुआ? मैंने कांस्टेंट एजिटेशन की, मैंने इस टैंक को हिलाया। मैंने जब इस टैंक को हिलाया और ऑक्सीजन पंप करी, तो मेरे दोस्त क्या देखने को मिला मुझे? टैंक हिल रहा है, बैक्टीरिया एक्टिवेट हो रहे हैं, फंगस एक्टिवेट हो रहे हैं और इन्हें ऑक्सीजन भी मिल रहा है, क्योंकि ये एरोबिक बैक्टीरिया और एरोबिक फंगस है। ऑक्सीजन भी मिल गया, एक्टिव भी हो गए, तो भूख लगेगी, रिप्रोड्यूस करने का मन करेगा। तो मेरे दोस्त ये क्या करेंगे? आसपास का खाना जो है ऑर्गेनिक मैटर, उसको खाते रहेंगे, खाते रहेंगे, खाते रहेंगे, खाते रहेंगे और रिप्रोड्यूस करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। तो यहां पर ना एक जंजाल बन जाता है। ये आपके फंगस जो है, धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है इनका, इसे हाइफे कहते हैं। तो ये जो आपका ड्यू टू कांस्टेंट एरेशन यानी ऑक्सीजन बढ़ा एंड एजिटेशन यानी मैंने शेक किया इस चेंबर को, तो फ्लॉक तैयार हो गए। फ्लॉक, एफ फॉर फ्लॉक, यानी यहां पर फंगस के धागे हैं, मैश है, जाल जैसा स्ट्रक्चर है जिसके बीच में बैक्टीरिया भी फंसे हुए हैं। तो आपका फंगस का मैश लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें बैक्टीरिया भी फंसे हुए हैं, यानी बैक्टीरिया और फंगस ने एक जंजाल बना लिया। अब इन बैक्टीरिया फंगस को भूख लगेगी तो ये सारा ऑर्गेनिक मैटर धीरे 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 खाते रहेंगे। ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा था यानी पानी में गंदगी ज्यादा थी। जब आपका ऑर्गेनिक मैटर कम हो जाएगा यानी पानी साफ हो जाएगा, तो आपका पानी साफ हो गया तो उसकी बीओडी कम हो गई। बीओडी कम हो गई, बीओडी का मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। 1 लीटर पानी में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है, जितनी भी गंदगी है, उसको खाने के लिए जितना ऑक्सीजन चाहिए, दैट इज ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो क्या हुआ? यहां पर खूब सारा खाना था, बैक्टीरिया फंगस कम थे, तो इनकी ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा थी कि हमें ज्यादा ऑक्सीजन दो, हमारे पास खूब खाना है।
ज्यादा ऑक्सीजन दो, हमारे पास खूब खाना है, ऑक्सीजन मिलता रहा, ये डिवाइड करते रहे और खाना खाते रहे और खाना खाते रहे और खाना खाते रहे। एक टाइम के बाद सारा खाना खत्म हो गया, तो इन्होंने कहा अब हमें ऑक्सीजन देना बंद कर दो, हमारे पास खाना ही नहीं है। अगर आप हमें ऑक्सीजन दोगे भी, हम एक्टिवेट भी हो गए, तो खाना ही नहीं है, खाने के लिए करेंगे क्या? तो अब आइडल बैठ जाते हैं, नॉर्मली बैठ जाते हैं, खाना खत्म हो चुका है, तो ये सारा ऑर्गेनिक मैटर जो है इसको धीरे धीरे खत्म कर देते हैं, तो इनकी ऑक्सीजन की डिमांड भी घट जाती है। यानी अब ये कहते हैं हमारे पास और खाना नहीं है, सारा खाना निपटा चुके हैं हम लोग, सारा ऑर्गेनिक मैटर हमने खत्म कर दिया, यानी पानी साफ हो गया। तो बीओडी कम मतलब पानी साफ, बीओडी ज्यादा था, ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा थी, क्योंकि गंदगी ज्यादा थी तो उसे खाने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन लगेगी, तो ऑक्सीजन ज्यादा लगी, इसका मतलब आपकी गंदगी भी ज्यादा है। यहां पर यही बात हम कह रहे हैं, अगर बीओडी ज्यादा है इसका मतलब पॉल्यूटिंग पोटेंशियल ऑफ वाटर ज्यादा है, पानी ज्यादा पॉल्यूटेड है, उसमें ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है, और अब आपने ऑर्गेनिक मैटर खा खा के खत्म कर दिया है, तो बीओडी भी आपका कम हो गया, तो ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो गया। लेकिन गुरुजी खा खाकर ये बैक्टीरिया फंगस तो मोटे हो गए, ये तो डिजीज कॉजिंग थे, इनकी भी तो बैंड बजानी पड़ेगी, तो हम इन्हें क्या करते हैं, एक बहुत प्यारे से टैंक में लेके जाते हैं। यस, एक प्यारे से टैंक में लेके जाते हैं जिसका नाम है सेटलिंग टैंक। सेटलिंग टैंक, सेटलिंग टैंक में क्या हुआ, सेटलिंग टैंक में गुरुजी क्या किया हमने, नाम ही है सेटलिंग टैंक, तो इस टैंक में जो भारी भारी बैक्टीरिया और फंगस थे जो डिवाइड कर गए थे, मोटुले हो गए थे, ये नीचे सेटल हो गए, और ऊपर की साइड आपका साफ पानी आ गया। ऑर्गेनिक मैटर तो इसका हमने गायब कर दिया था, तो साफ पानी ऊपर आ गया। लेकिन इन बैक्टीरिया फंगस को जिंदा नहीं छोड़ सकते, बीमारी कॉज करते हैं, तो इनको हमें मारना पड़ेगा। तो ये जो है नीचे की साइड आपके सेटल हो गए, नीचे की साइड सेटल हो गए, और साफ पानी जो है आपका ऊपर की साइड रह गया। करेक्ट, साफ पानी ऊपर की साइड रह गया। अब मैंने आपको बताया था जो नीचे चीज सेटल हो जाए इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लज कहते हैं। जैसे यहां पर आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट में नीचे की साइड ये जो मिट्टी कंकड़ पत्थर आए थे इसे प्राइमरी स्लज कहा, यहां जो नीचे की साइड बैठ गया इसे हम क्या कहेंगे, एक्टिवेटेड स्लज, क्योंकि एक्टिव है, इसमें बैक्टीरिया और फंगस है। तो इन बैक्टीरिया फंगस में से कुछ हम लोग साइड में भी रख लेते हैं अपने यूज के लिए, कि समझ लो इस प्रोसेस को कभी फास्ट कराना हो। पहले बैक्टीरिया फंगस आपके पास ज्यादा नहीं है जो ऑर्गेनिक मैटर खा सके, तो सामने से ऐड कर सकते हैं बैक्टीरिया फंगस। जैसे दही जमाने के लिए थोड़ा दही खुद से डाल दिया था, ऐसे ही ये बैक्टीरिया फंगस अगर कम है किसी पर्टिकुलर सोल्यूशन में, तो उसमें से खुद बैक्टीरिया फंगस हम लोगों ने डाल दिए, तो ये एक्टिवेटेड स्लज जो है ये स्टार्टर का काम भी कर सकता है। और बाकी ये जो बैक्टीरिया फंगस है इनको हमने क्या कर दिया, इनको हमने क्या कर दिया, इनको हम ले गए एक अलग चैम्बर में जिसका नाम है अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर। अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर मतलब ये जो आपका एक्टिवेटेड स्लज था, ये जो बैक्टीरिया फंगस थे ये एयर में ग्रो कर रहे थे, यानी ऑक्सीजन में ग्रो कर रहे थे, यानी एरोबिक थे। अगर मैं इन्हें अनएरोबिक कंडीशन दे दूं, अगर मैं इन्हें अनएरोबिक कंडीशन दे दूं तो ये तो ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो मैंने इन्हें एक ऐसे चैम्बर में भेज दिया जहां फ्लॉक जो है ग्रो ही ना कर पाए, एनएरोबिक कंडीशन है, तो ये बैक्टीरिया फंगस मर जाएंगे। अब इनकी लाशें के भी मैं चीथड़े उड़ाना चाहता हूं, तो मैं यहां अनएरोबिक बैक्टीरिया भी ग्रो करा दूंगा। अनएरोबिक बैक्टीरिया जो अनएरोबिक कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं उनको खाने पीने की चीज मिल जाएगी। बैक्टीरिया फंगस भी तो ऑर्गेनिज्म ही है, इनकी बॉडी भी तो ऑर्गेनिक मैटर की बनी है, तो मेरे भाई इनके चीथड़े उड़ा देंगे, इनकी लाशों पे ग्रो कर जाएंगे। और ये अनएरोबिक बैक्टीरिया ये हमें बीमारी नहीं फैलाते यूजुअली, इनको हम पानी में नॉर्मली छोड़ देंगे नदी में, तो एरोबिक कंडीशन है ये खुद मर जाएंगे, एरोबिक कंडीशन में खुद इनकी बैंड बढ़ जाएगी। तो कोई भी चीज नहीं बची, पानी था हमारे पास, ऑर्गेनिक मैटर था, और आपके डिजीज कॉजिंग माइक्रोब थे। इन माइक्रोब्स को हमने एक्टिवेट किया, एरोबिक कंडीशन में ऑक्सीजन वगैरह दी, तो इन्होंने ऑर्गेनिक मैटर को खुद खत्म कर दिया। ये जो आपके बैक्टीरिया बचे हैं, फंगस बचे हैं, इनको मैंने अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाला, तो अनएरोबिक कंडीशन में ये ग्रो नहीं कर पाए, तो इनकी बैंड बच गई। लेकिन अनएरोबिक बैक्टीरिया जो है ये बढ़ गए, तो इन्हें जब मैं एरोबिक कंडीशन में फेंकूंगा, नदी में छोड़ दूंगा, ऑक्सीजन में छोड़ दूंगा, तो ये भी ग्रो नहीं कर पाएंगे, ये भी मर जाएंगे, सिर्फ साफ पानी बचा। यही हमारा पूरा का पूरा गेम था, सिर्फ साफ पानी हमारा बचा है, और साफ पानी ही हमको चाहिए था, साफ स्वच्छ पानी हमको यहां पर देखने को मिला। जब ये अनएरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करते हैं इस फ्लॉक पे, तो अलग अलग गैसेस भी बनती है ना, मीथेन वगैरह बनती है, मीथेन वगैरह बनती है, CO2 बनता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है तो H2S भी बनता है। जब गोबर गैस प्लांट आप आगे पढ़ेंगे तो उसमें H2 बनता है, S फॉर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, H2S यहां बनता है। तो अलग अलग गैसेस यहां पर बन रही होती हैं। जब भी कोई एनारोबिक माइक्रोब आपका ग्रो करता है किसी चीज पे, तो गैसेस रिलीज करता है, तो मीथेन वगैरह रिलीज हो रही होती है, यानी यहां से बायोगैस भी निकल सकती है आपकी। मीथेन जो है बायोगैस का मेन कंपोनेंट है, तो यहां पे बायोगैस भी निकल सकती है आपकी। ये भी हम लोगों ने देखा, ये भी हम लोगों ने सीखा।
दिस इज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। दोबारा एक बार देख लीजिए भैया, एक बार रिवाइज कर लीजिए भाई। यहां पर देखिए, फिल्ट्रेशन से आपने ऊपर का मोटा मोटा सामान हटा दिया एंड सेडिमेंटेशन से आपने नीचे के कंकड़ पत्थर मिट्टी ये सब हटा दिया, ठीक है। यह है प्राइमरी ट्रीटमेंट। अब प्राइमरी ट्रीटमेंट में दो चीजें बनी, स्लज जो कि नीचे की साइड बैठ गया है, कंकड़ पत्थर मिट्टी, एंड प्राइमरी इफ्लुएंट जो कि ऊपर की साइड है, जहां पर आपका पानी है, माइक्रोब्स है एंड ऑर्गेनिक मैटर है। इसको आपने एरेशन टैंक में भेजा, एरेशन टैंक में भेजा, और एरेशन टैंक को कॉन्स्टेंटली आपने जब हिलाया तो बैक्टीरिया और फंगस एक्टिवेट हो गए। वो जो है आपके फ्लॉक्स में कन्वर्ट हो गए, एक नेटवर्क बन गया बैक्टीरिया और फंगस का, एक मैश लाइक स्ट्रक्चर आपका बन करके तैयार हो गया है। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। तो आपने देखा कि ये जो आपके फंगस और बैक्टीरिया है, इन्होंने खा पीकर पूरे के पूरे ऑर्गेनिक मैटर को खत्म कर दिया है। अब ये फंगस और बैक्टीरिया मोटे मोटे हो गए हैं, तो इन्हें हमने सेटलिंग टैंक में भेज दिया। सेटलिंग टैंक में ये जो मोटे मोटे बैक्टीरिया फंगस हैं, इन्होंने क्या कर लिया, स्लज बना लिया। एंड मेरे दोस्त, एक्टिवेटेड स्लज इसे हम कहने लगे। फिर इन्हें जो है एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में हम लोगों ने भेज दिया। स्लज डाइजेस्टर जो एक्टिवेटेड स्लज को डाइजेस्ट करे, तो एनएरोबिक कंडीशन में आपका मीथेन, H2S एंड CO2 जैसी गैसेस बनेंगी। और उसके बाद ये जो अनएरोबिक बैक्टीरिया है, इनको अगर आप वाटर में छोड़ भी देते हैं पानी के साथ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये पानी में एरोबिक कंडीशन में सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, तो इनकी भी डेथ हो जाएगी। ये हमने देखा, करेक्ट, ये हम लोगों ने देखा। तो मेरे दोस्त, यहां हम लोग और एक बात सीख सकते हैं कि बीओडी जो है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है जो हमें चाहिए, जो बैक्टीरिया को चाहिए टू डाइजेस्ट ऑल द मैटर, ऑल द ऑर्गेनिक कंटेंट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ वाटर। ये हम जान चुके थे। इट इज द मेजरमेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर। जितनी गंदगी उतना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड, यानी जितना गंदा पानी उतना ज्यादा बीओडी। तो ग्रेटर द बीओडी मोर इज द पॉल्यूटिंग पोटेंशियल। ये लाइन भी हम लोग एनसीईआरटी की पहले ही पढ़ चुके हैं। तो एरोबिक माइक्रोब्स जो है, ये मेजर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर का खुद ही खत्म कर देते हैं। तो धीरे धीरे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है ये आपकी कम होती जाती है, यानी पानी साफ होता चला जाता है। और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान लॉन्च किया है, जिससे गंगा और यमुना के आसपास ज्यादा से ज्यादा आप एसटीपी बना पाए और इन नदियों के पानी को हम लोग क्या कर पाए, स्वच्छ रख पाए। ये भी हमारा एक मिशन है। When flocks settle, जब फ्लॉक्स यानी फंगस और बैक्टीरिया नीचे सेटल हो जाते हैं तो एक्टिवेटेड स्लज कहलाते हैं। अब ये जो एक्टिवेटेड स्लज है, यानी आपका बैक्टीरिया और फंगस, इनको हम लोग अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में भी भेज सकते हैं, जहां अलग अलग गैसेस बन सकती हैं। जब एनारोबिक बैक्टीरिया इनको तोड़ेंगे, बैक्टीरिया और फंगस को तोड़ेंगे, फ्लॉक्स को तोड़ेंगे। और यहां पर एरेशन टैंक में इन्हें दोबारा भी डाला जा सकता है, यानी इनोक्यूलम या स्टार्टर के तौर पे भी डाला जा सकता है। ये भी हम लोग समझ चुके थे, इतनी बातें हमारी हो चुकी थी। दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ टुडे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ टुडे। नाउ ऐसा ही एक और छोटा सा टॉपिक है जिसको हम लोग क्या कह रहे होते हैं, जिसको हम लोग कह रहे होते हैं बायोगैस जनरेशन, जिसको हम कह रहे होते हैं गोबर गैस जनरेशन या आपका गोबर गैस प्लांट। तो हम लोगों ने क्या किया मेरे भाई, बायोगैस जो है या गोबर गैस जो है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, जहां पे मेनली आपका मीथेन होता है। एंड ये माइक्रोबियल एक्टिविटी से, यानी मिथेनोजन नाम के बैक्टीरिया होते हैं। मिथेनोजन मीथेन जनरेट करने वाले, जैसे आर्की बैक्टीरिया में हमने मिथेनोजन्स पढ़ा था, जो गट ऑफ रूमिनेंट्स में पाए जाते हैं, गाय भैंसों के गट में पाए जाते हैं, और ये मीथेन जनरेट करते हैं। तो जो गाय भैंसों का गोबर है उसमें भी ये मिथेनोजन्स होंगे, तो वो गोबर से भी मीथेन जनरेट कर सकते हैं। तो गाय भैंसों के गोबर को अगर आप इकट्ठा करके एक गोबर गैस प्लांट में डालें, तो उनमें ऑलरेडी ये माइक्रोब्स हैं ही, वो क्या करेंगे, गोबर गैस बनाना स्टार्ट कर देंगे। और उस गैस को आप पाइप से निकाल करके नॉर्मल कुकिंग एंड लाइटिंग जैसे, आग लगाने जैसे छोटे मोटे काम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गांव में इन सेटअप्स को लगाया जा रहा है, राइट। तो IARI यानी इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड आपका KVIC खादी विलेज एंड इंडस्ट्रियल कमीशन, ये गांव गांव में जाकर के लोगों को ज्ञान देते हैं कि कैसे आप गोबर गैस प्लांट लगा सकते हैं और कैसे अपनी छोटी मोटी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे इनका कम आए। यस, क्योंकि छोटी मोटी चीजों के लिए अगर आप गोबर गैस का इस्तेमाल करेंगे, गोबर गांव में है ही, बिकॉज कैटल फार्मिंग वो करते हैं, अच्छे तरीके से जो है गाय भैंसे रखते हैं, तो उनके गोबर को यूटिलाइज कर सकते हैं वो अलग अलग तरीकों से। यस, तो यहां देखिए मिथेनोजन्स जो है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मीथेन जनरेट कर पाए, ये अनएरोबिकली ग्रो करते हैं ऑन सेल्यूलोज और ऑन अदर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो ये CH4 जैसी गैसेस बना सकते हैं, जैसे मिथेनोबैक्टीरियम। जैसे अनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर की अगर आप बात करें, तो यहां जो है
मिथेनोबैक्टीरियम ग्रो कर रहा था और वो सेल्यूलोज पे ग्रो नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि सेल्यूलोज तो प्लांट में मिलता है, सेल्यूलोज तो प्लांट की सेल वॉल बनाता है। जो एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर है वहां तो आप बैक्टीरिया और फंगस को तोड़ रहे थे ना, फ्लॉक्स को तोड़ रहे थे, तो वह काइटिन पे ग्रो कर रहा था आपका माइक्रोब, आपका बैक्टीरिया के पेप्टिडोग्लाइकन पे ग्रो कर रहा था। तो अलग अलग प्रकार की गैसेस बनती है, कहीं कोई डिफरेंट गैस बन जाएगी, कहीं कोई डिफरेंट, डिपेंडिंग अपॉन आप किस मटेरियल को तोड़ रहे हैं। अगर मैं सेल्यूलोज को तोड़ रहा हूं तो अलग गैसेस निकलेंगी, अगर मैं पेप्टिडोग्लाइकन काइटिन को तोड़ रहा हूं तो थोड़ी डिफरेंट गैसेस निकलेंगी, राइट। तो जो डंग है आपकी कैटल की, गोबर जो है कैटल का, यह आपके इन बैक्टीरिया में रिच होता है, इसीलिए गोबर गैस बनाने में कारगर साबित होता है। तो आपके पास गोबर में बैक्टीरिया तो है ही, आर्की बैक्टीरिया तो है ही मिथेनोजन, तो आप क्या करो, गोबर के साथ साथ और भी ऑर्गेनिक मैटर अगर डाल दोगे तो उसको भी वो बैक्टीरिया तोड़ना स्टार्ट करते हैं। तो जितना भी आपके घर में वेस्ट है, कोई आपने गाजर मूली छीली है उनके छिलके हो गए, चाय बनाई है तो उसकी चाय पत्ती हो गई, कोई आपने आलू की सब्जी बनाई है तो आलू के छिलके हो गए, है ना, प्याज के छिलके हो गए, नॉर्मली आपके घर में जो भी वेस्ट है उस ऑर्गेनिक वेस्ट को, वेजिटेबल फ्रूट वेस्ट को, फूड वेस्ट को, इन सारी चीजों को भी आप यहां पर डाल सकते हैं। पानी लेकर के उसमें सारी चीजें मिला दीजिए, एक चटनी सी बन जाएगी, स्लरी, एक घोल सा मिल जाएगा, उस घोल को आप गोबर गैस प्लांट में डाल सकते हैं, बायोगैस प्लांट में डाल सकते हैं। और गोबर भी जब आप ऐड करेंगे तो मिथेनोजेंस भी ऐड हो जाएंगे, वो इन सारे मटेरियल को खाना स्टार्ट कर देंगे, डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे और गैसेस निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे आपका कुकर की सीटी बज जाती है ना, ऐसे ही जब सारी की सारी गैसेस तैयार हो जाएंगी तो ये जो गोबर गैस प्लांट है इसके ऊपर एक कवर होता है, इसे हम फ्लोटिंग कवर कहते हैं। तो जैसे कुकर के अंदर प्रेशर जब डेवलप होता है तो कुकर की सीटी ऊपर हो जाती है, इसी प्रकार से फ्लोटिंग कवर ऊपर हो जाता है। जब पूरा चैम्बर गैस से भर जाता है तो फ्लोटिंग कवर ऊपर होने लगता है, तो हमें पता लग जाता है कि अब हमें पाइप को ऑन कर देना है, गोबर गैस बन चुकी है, तो उस पाइप से आपकी गोबर गैस बाहर निकलनी स्टार्ट हो जाती है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। करेक्ट, ये हम लोग देखे हैं। पहले मैं आपको पढ़ा देता हूं मेन कंटेंट एनसीईआरटी का, एंड देन मैं आपको इस स्लाइड पर लेकर के आऊंगा, ठीक है। तो पहले थोड़ी और बातें देख लेते हैं। बायोगैस प्लांट की अगर आप बात करें तो 10 से 15 फीट गहरा आपका एक गड्ढा होता है ना, कंक्रीट का टैंक होता है, यानी आपने क्या बना ली है, बेसिकली एक चार दीवारी सी बना ली है, एक टैंक सा बना लिया है। उस टैंक में आपने पाइप छोड़े हुए हैं, कुछ इनलेट पाइप है, कुछ आउटलेट पाइप है। इनलेट पाइप जिससे आप सारा सामान अंदर डाल रहे हैं, तो एक पाइप आपने लगा दिया है, एक कीप सा आपने लगा दिया है जिससे आप ऊपर से पानी डाल रहे हैं, गोबर डाल रहे हैं, वेजिटेबल वेस्ट डाल रहे हैं जो इस चैम्बर में जा सके। तो आप स्लरी ऑफ डंग डाल सकते हैं, गोबर की चटनी आप डाल सकते हैं, पानी वानी मिलाकर आप डाल सकते हैं। एक फ्लोटिंग कवर इस पर्टिकुलर गोबर गैस प्लांट के ऊपर होता है जो कि उठता रहता है जैसे ही अंदर गैस बनती रहती है। आउटलेट जो है, पाइप आपको चाहिए जिससे कि आपकी गोबर गैस जो बनी है इसको हम लोग बाहर निकाल सके, एंड जो सामान बच गया है जिससे गोबर गैस नहीं बन पाई है, कोई सामान अगर बच गया है तो उसको भी हम लोग बाहर निकाल सके। अदर आउटलेट भी होता है जिससे बचा हुआ वेस्ट, स्पेंट स्लरी आप बाहर निकाल सकें जो कि यूज नहीं हुई है, इसको आप एज अ फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक वेस्ट ही था वो, तो वो भी काम आ जाता है खाद के तौर पे। तो इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी IARI एंड खादी विलेज एंड इंडस्ट्रियल कमीशन जो है, ये आपका बायोगैस बनाना गांव गांव में सिखाते हैं जाकर के। तो अगर आप यहां पर देखें तो जैसा आपको बताया कि बायोगैस जो है इसमें प्रिडोमिनेंटली मीथेन गैस आपको देखने को मिलती है, और भी गैस आपकी हो सकती है। तो यहाँ सेल्यूलोज पे भी मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं और भी अलग अलग जगह पर ग्रो कर सकते हैं। जैसे एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में ये सेल्यूलोज की जगह काइटिन और पेप्टिडोग्लाइकन पे ग्रो किए थे। यस, गट ऑफ रूमिनेंट्स में यानी गाय भैंसों के गट में भी र्यूमन नाम का एक अलग सा चैम्बर होता है इनके स्टमक में, उसमें भी आपके ये पाए जाते हैं। तो मेरे दोस्त ये गोबर गैस बनाने में हेल्प करते हैं। 10 से 15 फीट गहरा जो है एक टैंक है, इसके ऊपर आपने एक फ्लोटिंग कवर रखा हुआ है, जब गैसें बनेंगी तो ये फ्लोटिंग कवर ऊपर हो जाएगा। ये बायोगैस प्लांट है, फ्लोटिंग कवर ऊपर उठ जाएगा, कंक्रीट का टैंक है नीचे, इनलेट पाइप जो है इससे आप क्या करते हैं, सामान अंदर डालते हैं, गोबर और अलग अलग वेजिटेबल वेस्ट। आउटलेट पाइप में एक है जिससे आप बायोगैस निकालते हैं और कुकिंग और लाइटिंग के लिए इस बायोगैस को इस्तेमाल करते हैं, और दूसरे आउटलेट पाइप से आप स्पेंट स्लरी यानी कुछ मसाला अगर बच गया है तो उसको बाहर निकालते हैं एंड उसको इस्तेमाल कर लेते हैं खाद के तौर पे। ये हम लोगों ने देखा है, ये हम लोगों ने देख लिया है मेरे बंधु। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। गोबर गैस प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब यहां क्या है, माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। बायो कंट्रोल एजेंट, नाम में घुस जाइए।
ऐसे एजेंट जो बायो कंट्रोल करते हैं। बायो कंट्रोल, बायो मतलब लाइफ, कंट्रोल मतलब कम करना। यानी मेरे दोस्त समझ लीजिए, आप किसान हैं, आप खेती कर रहे हैं, कोई ऐसा इंसेक्ट है जो आपकी फसल को नुकसान पहुंचा रहा है, कोई ऐसा पेस्ट है जो आपकी फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। मैं पेस्टिसाइड लेके आया, इंसेक्टिसाइड लेके आया, मैंने सारे इंसेक्ट्स को मार दिया। जो नुकसान पहुंचा रहा था वो भी मर गया, जो नुकसान नहीं पहुंचा रहा था वो भी मर गया, बायोडायवर्सिटी की बैंड बज गई। फसल में केमिकल चला गया सो अलग, अब वो फसल भी पॉल्यूटेड हो गई क्योंकि मैंने बहुत केमिकल उसके अंदर खर्च कर दिया है, पैसा भी मेरा खर्च हो गया, तो पैसे का भी नुकसान हुआ, फसल भी केमिकल वाली हो गई, वो भी ऑर्गेनिक नहीं रही। उसके अलावा मैंने काम के इंसेक्ट को भी मार दिया, बिना काम के इंसेक्ट को भी मार दिया, तो बायोडायवर्सिटी लॉस भी हुआ। और जब किसी जगह पर कम ऑर्गेनिजम्स रहते हैं तो उस जगह को आप फलता फूलता नहीं देख सकते। ज्यादा ऑर्गेनिजम्स इज द की टू सक्सेस व्हेन इट कम्स टू नेचर। प्रकृति की अगर मैं बात करूं, ऐसा इलाका जहां ज्यादा ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो इलाका ज्यादा फला फूला दिखता है, वहां ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है, वहां ज्यादा घने भने पेड़ पौधे आपको दिखाई देते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि कोई अनवांटेड इंसेक्ट भी आपका जो है, जिसको मैं नहीं मारना चाहता था वो भी मर गया, वो भी निपट लिया इस चक्कर में, मैं ये नहीं चाहता। तो मैं क्या करूं, बायो कंट्रोल एजेंट लेके आऊं। समझ लीजिए मेरे को किसी ऑर्गेनिज्म ए को मारना है और उस ए को खाने में बड़ा मजा आता है ऑर्गेनिज्म बी को। यानी एक ऑर्गेनिज्म बी है जो ए को खा जाता है, तो बी की क्या खास बात है, ये सारे ए को नहीं खाएगा क्योंकि इसको भी अपना भविष्य देखना है। अगर सारे ए को आज ही खा जाएगा तो कल क्या खाएगा। तो ये ए की क्वांटिटी मैनेजेबल रखता है, इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। आपने पेस्ट का नंबर जो है कंट्रोल कर लिया है कि आपकी फसल को नुकसान ना पहुंचाए, इनका नंबर काफी कम हो गया है, तो आपकी फसल भी सेफ, बी को भी खाना मिल गया, और ए जो है ये मरा भी नहीं, ये दुनिया से गायब भी नहीं हुआ, और कोई जो आपका और इंसेक्ट था आसपास का उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ा, वो भी मस्त अपना जी रहा है। और ना मेरे को केमिकल पे पैसा खर्च करना पड़ा, खाद पे, और ना मेरी जो फसल है उसमें केमिकल ऐड हुआ, तो हर तरफ से मेरी जीत हो गई। यस, तो बायो कंट्रोल रिफर्स टू द यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। कुछ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स का मैं यूज करता हूं फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज एंड पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। जैसे बैसिलस थुरिंजिएंसिस बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं, बैसिलस रॉड शेप बैक्टीरिया है। ये क्या करता है, बेसिकली आप जेनेटिकली भी इस बैसिलस थुरिंजिएंसिस के जीन को, बीटी जीन को लेकर के बैक्टीरिया को जो है प्लांट में डाल सकते हो। तो जिस प्लांट में आपने बीटी जीन डाल दिया, इसे क्रायजीन बोलते हैं, CRY, क्रायजीन टू बी स्पेसिफिक। जब आप बायोटेक पढ़ेंगे आपको पता लगेगा। तो एक क्रायजीन जो है, ये अगर मैंने प्लांट में डाल दिया तो उस प्लांट को कोई इंसेक्ट नहीं खाएगा क्योंकि उसे पता है इसमें क्रायजीन है। अगर मैंने खा लिया इस प्लांट को तो मेरा जो गट है इसमें छोटे छोटे छेद हो जाएंगे, इंटेस्टाइन में छोटे छोटे छेद हो जाएंगे और मेरी डेथ हो जाएगी। तो इसी प्रकार से जो बीटी है, इसके मैं स्पोर्स का सैशे भी बना सकता हूं। सैशे काटा, पानी में घोला, और जिन प्लांट्स को मुझे बचाना है उनके ऊपर मैंने स्प्रे कर दिया। तो ये यूजुअली क्या होते हैं, बटरफ्लाई कैटरपिलर को कंट्रोल करते हैं, बटरफ्लाई कैटरपिलर को कंट्रोल करते हैं। ब्रेसिका और फ्रूट ट्रीज को ये बचाते हैं, एप्पल और ब्रेसिका वगैरह को बचा लेते हैं, राइट। ये हुआ। ट्राइकोडर्मा जो है, इट इज अ फ्री लिविंग फंगस, यानी किसी प्लांट के साथ ये एसोसिएटेड नहीं है, फ्री लिविंग रहते हैं, आपके सॉइल में पड़े हुए रहते हैं। लेकिन मेरे भाई कोई भी प्लांट पैथोजन अगर आ रहा है प्लांट के पास, कोई भी पैथोजन बीमारी फैलाने आ रहा है प्लांट के पास, उसके खिलाफ फ्री में लड़ते हैं। तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम साइक्लोस्पोरिने, ये वही ट्राइकोडर्मा है फंगस, ये रूट में रहता है फ्रीली, और प्लांट के पास कोई भी बीमारी कॉज करने वाला पैथोजन आ रहा है उससे लड़ता है, तो प्लांट को रक्षा मिल गई। बैक्यूलोवायरस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बैक्यूलोवायरस जो है, इसकी एक स्पेसिफिक कैटेगरी है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस। न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस, जिसकी एक खास बात है, ये किसी भी इंसेक्ट को जनरली नहीं मारता, ये बहुत स्पेसिफिकली इंसेक्ट्स को मारता है। इट इज स्पीसीज स्पेसिफिक, जिस इंसेक्ट को आप मारना चाहोगे उसी को मारेगा, ऐसा नहीं रैंडमली किसी को भी फोड़ दिया। जैसे ट्राइकोडर्मा है, ये प्लांट के किसी भी पैथोजन से, डिजीज कॉजिंग पैथोजन से लड़ सकता है, लेकिन बैक्यूलोवायरस जो है ये किसी को भी नहीं मारेगा, ये स्पेसिफिक इंसेक्ट्स को ही मारेगा। इट इज वेरी स्पीसीज स्पेसिफिक। जैसे अगर मैं एनसीईआरटी के और एग्जांपल लूं तो एक लेडी बर्ड बीटल है, ये क्या करती है, एफिड को मारती है। तो अगर किसी खेत में एफिड ज्यादा है तो लेडी बर्ड बीटल को लेके आओ, ये लेडी बर्ड बीटल जो है ये एफिड को मार देती है। एंड सिमिलरली आपका जो ड्रैगन फ्लाई है, ये ड्रैगन फ्लाई जो है ये क्या करता है, ये मॉस्किटो को मार सकता है। कहीं मॉस्किटो ने अगर आतंक मचा रखा है तो ड्रैगन फ्लाई को लेके आ सकते हो, ये नेचुरल प्रीडेटर है इनके। एफिड को मारने लेडी बर्ड बीटल आ जाएगा,
मॉस्किटो को मारने ड्रैगन फ्लाई आ जाएगा, तो इनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर, माइक्रोब जो है अब एज अ बायो फर्टिलाइजर भी यूज होते हैं। अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर यूज करेंगे खेतों में तो केमिकल बढ़ जाएगा आपकी फसल में भी, पैसा भी लगेगा, आपका पैसे भी खर्च हो रहे हैं, सॉइल भी पॉल्यूट हो रही है। ये बायो फर्टिलाइजर जो केमिकल है ये तो बहुत अच्छे हैं। केमिकल फर्टिलाइजर नीचे अब चले गए, अगर आपके सॉइल में ग्राउंड वाटर के पास चले गए तो वाटर भी पॉल्यूट हो रहा है, यानी पानी का भी पॉल्यूशन है, सॉइल का भी पॉल्यूशन है। आपके केमिकल फसल में भी एंटर कर रहे हैं, तो जब आप उस फसल को खाएंगे तो आपके अंदर भी केमिकल आएंगे, पैसे का भी नुकसान है, खरीदने पड़ रहे हैं, हर तरफ से लॉस है। सो बायो फर्टिलाइजर मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अगर सॉइल में रह रहे हैं तो ऑटोमेटिकली न्यूट्रिएंट क्वालिटी बढ़ा देंगे। तो बैक्टीरिया है, कई फंगस है, कई साइनोबैक्टीरिया है, जो कि खुद ब खुद आपके न्यूट्रिएंट की क्वालिटी बढ़ाते रहते हैं आपके फसल के अंदर, राइट। सॉइल में न्यूट्रिएंट की क्वालिटी बढ़ा देते हैं ये, तो फसल जो है उन न्यूट्रिएंट्स को ले सकती है, फसल में भी न्यूट्रिएंट अच्छे खासे होंगे। तो अगर आप देखें तो ये आपके क्या हो सकते हैं, नाइट्रोजन फिक्सर्स हो सकते हैं। जैसे राइजोबियम जो है चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ाया जाता है, राइजोबियम जो है लेग्यूमिनस प्लांट की रूट के साथ, लेग्यूमिनस प्लांट जैसे कि दालें हैं, मटर है, बीन है, इनकी रूट में छोटी छोटी गांठें बन जाती है जिन्हें नोड्यूल्स कहते हैं, उन नोड्यूल्स में रहते हैं राइजोबियम। कहते हैं प्लांट साहब आप मुझे थोड़ा बहुत खाना दे दो, एनर्जी दे दो, बदले में मैं आपको आपके साथ रहकर ही नाइट्रोजन फिक्स करके दूंगा। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। यहां लेग्यूमिनस प्लांट जो है इनको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करके दिया जाता है राइजोबियम द्वारा। एजोस्पाइरिलम की अगर आप बात करें, एजोटोबैक्टर की अगर आप बात करें, तो ये क्या है, आपके फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं। ये आपके प्लांट के साथ नहीं रहते, फ्री लिविंग कंडीशन में रहते हैं और नाइट्रोजन फिक्स करके प्लांट तक पहुंचाते रहते हैं, है ना। तो नाइट्रोजन जो है ये प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, तो ये एज अ फर्टिलाइजर यूज किया जा सकता है। प्लांट को अगर नाइट्रोजन मिल गया तो उसकी कई समस्याओं का हल हो जाएगा। तो इसीलिए एजोस्पाइरिलम, एजोटोबैक्टर फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स है, राइजोबियम जो है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर है जो अपना काम कर देता है। माइकोराइजा की अगर मैं बात करूं तो माइकोराइजा में माइको का मतलब होता है फंगस, राइजा का मतलब होता है रूट ऑफ हायर प्लांट, जैसे पाइनस वगैरह की रूट। तो यहां पर आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन है फंगस का विद प्लांट। तो यहां पर मैनी मेंबर्स ऑफ जीनस ग्लोमस, है ना, फंगस का जीनस है ग्लोमस, जो कि आपका माइकोराइजा बना सकते हैं। तो यहां पे फंगस जो है इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है, तो ये फास्फोरस एब्जॉर्ब करेगा सॉइल से और प्लांट को देगा, और बदले में प्लांट जो है ये क्या करता है, ये बदले में आपका फंगस को खाना दे देता है, क्योंकि फंगस खुद का खाना नहीं बना सकता। और फंगस जो है पूरी प्लांट की रूट को घेर लेता है अपने बाल जैसे स्ट्रक्चर से, हाइफे से, तो रेजिस्टेंस भी मिल जाती है आपके प्लांट को कि उसमें कोई पैथोजन नहीं आ सकता। तो रूट बॉर्न पैथोजन से आपको राहत मिल जाती है। सैलिनिटी यानी हाई सॉल्ट को भी प्लांट झेल सकता है, क्योंकि फंगस जो है इसने बहुत अच्छे तरीके से घेर रखा है आपके प्लांट की रूट को। तो कोई अगर सॉल्टी मटेरियल है भी, है ना, तो ये जो फंगस है ये भी अपने अंदर काफी सारे केमिकल स्टोर कर लेता है, तो आपका बाहर का सॉल्ट और अंदर का जो फंगस का कंटेंट है ये बैलेंस हो जाता है। तो सॉल्ट जो है प्लांट के अंदर एंटर नहीं कर पाता, फंगस ही उससे निपट लेता है कंसंट्रेशन को बैलेंस करके, और सूखे से भी बचा लेता है, क्योंकि फंगस का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, तो कैसे ना कैसे पानी का जुगाड़ कर ही लेता है आपके प्लांट के लिए। तो प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ बहुत बढ़ जाती है। अगर मैं साइनोबैक्टीरिया की बात करूं, अगर मैं ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करूं, तो ये आपके ऑटोट्रॉफिक हैं, खुद खाना बनाते हैं, लेकिन ये नाइट्रोजन भी फिक्स करते हैं और प्लांट को दे देते हैं। इनको तो खाना बनाने की एज सच प्लांट से खाना लेने की जरूरत नहीं है, खुद ही बना रहे हैं, तो ये ऐसे सबको हेल्प करते रहते हैं नाइट्रोजन फिक्स करके। तो पैडी फील्ड में यानी धान के खेत में अगर आप बात करें तो एक इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर के तौर पे आपको साइनोबैक्टीरिया देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका एनाबीना, नोस्टॉक, ऑसिलेटोरिया। नोस्टॉक की तो शक्ल भी है चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, जहां नॉर्मल वेजिटेटिव सेल बना रखे हैं और एक स्पेशल सेल बना रखा है हेटेरोसिस्ट, जिस सेल में नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रही होती है। तो स्पेशल सेल्स में क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। इस चैप्टर में मेजरली नाम ही नाम थे और कुछ नहीं था। दो समझने के टॉपिक थे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और गोबर गैस प्लांट। खासकर उसमें से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ही इंपॉर्टेंट था, गोबर गैस प्लांट भी बहुत जेनरिक सा था। लेकिन अगर आप इसको एक बार समझ लेते हैं और एक छोटी शीट पे सारी चीजें लिख करके रिवाइज कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। तो प्यार से चीजों को समझते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू गिव प्रॉपर टाइम इन रिवाइजिंग दिस चैप्टर, क्योंकि ये थोड़ा रट्टेबाजी का चैप्टर है। समझने का कंटेंट था इसमें लेकिन कम था, मेनली रट्टेबाजी का कंटेंट है, तो इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। एंड हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका नाम है विपिन सर के जार्विस। आई होप आपने ज्वाइन कर भी लिया होगा। काफी बढ़िया बढ़िया चीज मैं यहाँ पर
लाने वाला हूं आप लोगों के लिए, है ना। लगभग 275K के आसपास यहाँ पर फॉलोवर्स है आज के दिन में। तो आपको एक ओरिजिनल चैनल मिल जाएगा, है ना, किसी रैंडम चैनल को ज्वाइन मत कर लीजिएगा। आजकल यार फेक चैनल्स भी बहुत बने हुए हैं, तो थोड़ा सा इसमें भी डर रहता है कि बच्चे कहीं मिसगाइड ना हो जाए, किसी और को ज्वाइन कर ले और फिर सोचेंगे कि विपिन सर ये बात कह रहे हैं, राइट। तो दैट आर नॉट माई चैनल्स, मैं कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहा हूं उन चैनल्स की। ये मेरा चैनल है। पिछली कई वीडियोस में क्यूआर दे रखा है, क्यूआर अगर इसमें मिस हो गया इस सेशन से, तो आप पिछले किसी सेशन में जाकर क्यूआर देख सकते हैं और क्यूआर से डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी मर्जी है ना। अच्छा कंटेंट आने वाला है तो आप चाहे तो ज्वाइन करके रख सकते हैं। दिस इज अ वेरी स्मॉल चैप्टर। इसके बाद अब हम इकोलॉजी स्टार्ट करेंगे। 3 चैप्टर हैं, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जहां सिर्फ पॉपुलेशन पार्ट हमें पढ़ना होता है। इकोसिस्टम बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, मेजर पार्ट आपका डिलीट कर दिया है एनसीईआरटी ने। एंड बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन अगेन बहुत छोटा सा पार्ट है जो कि हमको समझना होता है। उसके बाद हम जेनेटिक्स की ओर बढ़ेंगे एंड हमारी ये सीरीज रैप अप हो रही होगी। ऑलराइट, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू, बाय बाय।